हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स लेके कंप्लीट चैप्टर वीडियो वन शॉट में। आज हम लेके आए हैं सेकंड बुक का चैप्टर 10 क्लास 12 फिजिक्स तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी को समझने से पहले अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी समरी सुन लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे सामने? तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको एकदम स्पष्ट? तो आइए चैप्टर का नाम समझने की प्रयास कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो यहाँ पे अपन समझते हैं प्रकाश। प्रकाश की हमेशा क्या होती है? द्वैत प्रकृति। क्या होती है? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब दो प्रकार का। तो कौन कौन से प्रकाश के दो प्रकार है? प्रकाश के एक रूप है कण रूप और एक है तरंग रूप। ठीक है, तरंग रूप। तरंग रूप में प्रकाश ऐसे वेव्स के रूप में चलता है। ये वेव्स हो गई। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष से सन से आती है लाइट रेज वगैरह, ये अर्थ पर, तो अर्थ पर ये कैसे आती है? सन से अर्थ पर ये लाइट के रूप में आती है, तो ये तरंग रूप हो गया। कण रूप क्या है? फोटोन। प्रकाश के कण रूप को क्या कहते हैं? फोटोन। ये वन मार्क्स क्वेश्चन अपन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी बारे में जानेंगे। फिलहाल ये चैप्टर हमारे तरंग सिद्धांत के बारे में। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले इनमें प्रकाश की प्रकृति बताने वाले विभिन्न सिद्धांत। पहले न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। इन्होंने प्रकाश प्रकाश तरंगों को कण माना। प्रकाश को क्या माना? कण। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से सूक्ष्म व हल्के कणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कणिका। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती है। प्रकाश का वेग कितना होता है आपको यहीं पे लिख देता हूँ, साथ में याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कणिकाएं इस स्पीड से चलती है। जब ये कणिकाएं हमारी आंखों के रेटिना पर टकराती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अब अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है ये भी समझ लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई देता है, उसके लिए क्या होता है? ये हमारी आंख है। ठीक है, ये हमें कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा है। ठीक है, अगर वो प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाशिक या अप्रकाशिक, दो प्रकार की वस्तुएं होती है। अगर वो प्रकाशिक है, जैसे मान लो इस कंडीशन में अपन प्रकाशिक मान रहे हैं, तो वो खुद लाइट उत्पन्न करेगा, जैसे सूर्य वगैरह है। जब ये लाइट हमारी आंखों में आती है तो कोई वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। वो भी कैसे? आंखों से मैसेज भेजा जाता है ब्रेन को। ये इतना डिटेल में क्लास 10th में था, अभी अपन नहीं देखेंगे। ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है तो अपन को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और अप्रकाशिक ऑब्जेक्ट की कंडीशन में क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, बॉल हो गई। अब ये अपन को कैसे दिखी? ये अपन को दिन में दिखाई देती है किसी रूम में, रात को नहीं दिखाई देती है। तो जैसे ये आदमी नीचे देख रहा है, तो सबसे पहले सूर्य से या किसी लाइट से, सूर्य या लाइट से इन पे लाइट रे आएगी और टकरा कर जाएगी। लाइट रे का आकर टकरा के जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो एक चीज ध्यान रखना, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं मैक्सिमम टाइम अपन परावर्तन की घटना से देखते हैं। किसकी तरह से? परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना से। कोई ऑब्जेक्ट के लाइट आई, वो टकरा के हमारी आंखों तक पहुंची, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी। तो अब अपन थोड़ा सा और चलते हैं। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करती है। जब ये कणिकाएं हमारी आंखों से टकराती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखा में संचरण, परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन प्रकाश की व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या क्या नाम आए? व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तीनों को अपन आगे जानेंगे और तीनों प्रकाश की तरंग सिद्धांत से व्याख्या की जाती है। वैसे व्यक्तिकरण क्लास 11th में आ चुका है अपने तरंगों के बारे में। चलो आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पे पूरा समझाएंगे। अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं भाई साहब, क्योंकि अलग अलग मत है तो इसमें गुण दोष नहीं होंगे, सबकी अलग अलग मान्यता होगी। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने क्या माना? प्रकाश को वेव माना। स्टार पॉइंट है प्रकाश के दो रूप, कण रूप, तरंग रूप। न्यूटन ने कण रूप माना है, हाइगन ने तरंग रूप माना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये तरंग प्रकाश स्रोत से निकल कर सभी दिशाओं में एक प्रकाश की चाल से गति करते हैं। यहाँ पे भी क्या माना? प्रकाश की चाल से गति।
ये तरंगे ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित करती है। ईथर ये केमिस्ट्री वाला ROR नहीं है, ठीक है, काल्पनिक माध्यम है जो लगभग अप्रत्यास्थ होता है, ठीक है, इसमें ऊर्जा हानि नहीं होती, ठीक है, ये वो वाला ईथर नहीं है। इस माध्यम में को भारहीन व पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है, ठीक है, प्रत्यास्थ माना गया यानी इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार हर प्रकाश द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या की गई, लेकिन कॉम्पटन प्रभाव सब में। अब क्यों एक कॉम्पटन प्रभाव क्या है ये भी जानेंगे। जीमान स्टॉक प्रभाव और स्टॉक प्रभाव की व्याख्या, ये जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव, ये अपन प्रकाश के कण रूप के बारे में जब स्टडी करेंगे तब जानेंगे। अभी प्रकाश के तरंग रूप का स्टडी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये प्रभाव, तो कुछ व्याख्या प्रकाश के केवल और केवल तरंग रूप से समझाई जाती है और कुछ केवल और केवल कण रूप से समझाई जाती है और कुछ कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? परावर्तन, अपवर्तन। कॉमन वालों को मैं गोला कर देता हूँ, अपवर्तन, परावर्तन, कुछ चीजें दोनों से समझाई जाती है। तो इसलिए प्रकाश के दोनों रूपों को अपन ने स्वीकार कर लिया कि प्रकाश तरंग रूप में भी होता है और कण रूप में भी होता है। अब मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जैसा कि हमने कहा था कि साइंटिस्ट आते गए और समझाते गए। नोट्स की PDF आपको मिलेगी, कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी सी वीडियो को देखो, समझो और PDF को प्रिंट आउट निकलवा के सीधा याद करो। अगर आपको उतारना चाहते हो तो इन्हीं नोट्स को उतार भी दीजिएगा। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, तो ये भी जानकर मैक्सवेल ने भी प्रकाश की कौन सी नेचर का फेवर किया? तरंगों का फेवर किया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्रिविम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? त्रिविमीय, यानी कि ये अंतरिक्ष में X, Y, Z तीनों दिशाओं में चलती है। X, Y, Z तीनों दिशाओं में चलती है। इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा एक समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। तो अब इस बारे में एकदम अच्छे से जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो अपन प्रयास करते हैं यहाँ पे समझने का। ये अपनी तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें अपनी जो तरंग थी, अभी अपन ने देखा त्रिविमीय होती है, तो ये X, ये Y और ये अपनी Z डायरेक्शन है। कौन सी? Z एक्सिस। तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? ये लंबवत होते हैं ना, इस तरह से। मैं आपके लिए अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। रेड, तो ये देखो कौन से तल में? X, Y तल में विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये कौन से तल में है? X, Z तल में, X, Z तल में चुंबकीय क्षेत्र। तो अपनी तरंग कौन सी दिशा में जा रही है? अपनी तरंग जा रही है, अपनी तरंग जा रही है X दिशा में। तो ये अपनी तरंग है और अभी अपन ने देखा X, Y तल में विद्युत क्षेत्र, Y, Z तल में चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा उनके लंबवत, ठीक है। क्योंकि इस तल के लंबवत, X, Y तल के लंबवत ये आ गई और X, Z तल के भी लंबवत, तो ये चीज ध्यान रखना। और अब दो प्रकार के दो नाम आए थे, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको 11th में पढ़ा है अच्छी चीज़ें, नहीं तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश तरंगों की बात की, अनुदैर्ध्य यानी कि ध्वनि तरंगों की बात की। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ ही बोला है ना इनको, ठीक है, रिकॉल करवा दिया। अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश और अनुदैर्ध्य यानी कि ध्वनि तरंगे। क्या होता है, अगर वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल को एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूं, माध्यम के कणों के कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं और वेव यानी कि तरंग दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब यह है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी, तो अपन ये माध्यम के कणों के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा लंबवत हो तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आप लिख लेना, तरंग कहते हैं। ये भी क्लियर कर दिया। और यहां पे क्या होगा, माध्यम के कणों के कंपन और तरंग संचरण समांतर हो, ठीक है, माध्यम के कणों के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा समांतर हो तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरी डेफिनेशन बोलते हैं। यदि किसी माध्यम में माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा समांतर हो तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है, तरंग चलती है। इस प्रकार को प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्वनि तरंग, इसका तरंग एग्जाम्पल प्रकाश तरंग। तो ये अपन ने समझा, पूरा नोट कर लेना, नोट्स में ये लिखा हुआ नहीं है तो आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चौथा वैज्ञानिक आ चुका है, ये कौन सा, ये कण का फेवर करेगा। दो ने अभी तक तरंग का किया तो दो अब कण का करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि बंडल के रूप में होता है, जिन्हें ऊर्जा की क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का मान उनकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। न्यू क्या है यहाँ पे, आवृत्ति, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। तो समानुपाती का अपन चिन्ह हटाते तो हमेशा पता है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कौन सा है, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁴ जूल इंटू सेकेंड। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिलेगी, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो जूल इंटू सेकेंड, ये चीज समझ में आई, ये रहा। उसके बाद में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव, रमन प्रभाव, इन सब की भी व्याख्या की गई। निष्कर्ष जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, उपरोक्त सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सिद्धांत प्रकाश के कणीय प्रकृति का तथा कुछ सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति का बताते हैं। कोई भी सिद्धांत प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या कर नहीं सकता, इसलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, अर्थात प्रकाश तरंग व कण दोनों रूपों में पैदा होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ही प्रकाश को केवल तरंग मानकर उसके सारे कामों को नहीं समझा सकते, प्रकाश को केवल और केवल कण मानकर उसके सारे सिद्धांतों को नहीं समझा सकते। तो प्रकाश दोनों रूपों में पाया जाता है, तरंग और कण। अब अपन चैप्टर की मेन हेडिंग शुरू करते हैं, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। ऐसा समझ लीजिए यहाँ से ही चैप्टर की मेन शुरुआत है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इससे पहले अपन ने ब्रीफ कवर किया था। हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति के तरंग रूप में मानी है, जिससे संचरित होने के लिए ईथर नामक, ये ईथर काल्पनिक ईथर है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, उसमें ऊर्जा हानि नहीं होती। ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की है, और पहली चीज काल्पनिक है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की, इस ईथर को माध्यम को सर्वव्यापी यानी कि ये सभी जगह पाया जाता है। ये ईथर क्या है, सभी जगह पाया जाता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ और नगण्य घनत्व, यानी इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है, कुल मिला के वैक्यूम ही है। काल्पनिक ईथर का मतलब आप निर्वात ही मानो वाला माध्यम माना गया है। तो अच्छे से समझ में आ गया। हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। तरंगाग्र क्या है, आपको अगर नहीं समझ में आता है कोई किंतु परंतु नहीं, मैं एकदम
बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसी समझ ले। तरंगाग्र ऐसा पृष्ठ है जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक समान कला में होती है और तरंगाग्र कहलाता है। अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तरंगाग्र, हाइगेन ने बताया कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। ठीक है, इन सब चीजों को समझते हैं आराम से। तो उसके तरंगाग्र के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ध्यान में लेंगे। ठीक है, तो पहले तरंगा, कोई भी बिंदु स्रोत है, जैसे सन है, क्या है सन, तो ये लाइट रे प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या है, वेव्स है, क्या है वेव्स है, लाइट वेव्स, लाइट रे प्रोड्यूस की। तो हमेशा ध्यान रखना, तरंगाग्र सदैव, इस ट्रिक से अपना काम हो जाएगा, सदैव तरंग के लंबवत पृष्ठ होते हैं। अगर नोट्स वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो साथ साथ में वीडियो देखो और इन चीज़ों को नोट करो। तरंगाग्र सदैव तरंग के लंबवत पृष्ठ, अब इसके लंबवत ये रहा, 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 लंबवत लंबवत परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इस लाइन को अगर लंबा करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये समान कला वाले, इनको मिलाएंगे तो एक सर्कल मिलेगा। और अपन को पता है एक सर्कल हमेशा इससे 90 डिग्री, इतने फिजिक्स के चैप्टर किए हैं। तो तरंगाग्र और कुछ नहीं है, अलग अलग, ये सदैव तरंग के लंबवत होता है। क्या होता है, अपन ने तरंग संचरण की दिशा वगैरह अपन को पता है, उसके लंबवत एक लाइन बना दो, वो अपना तरंगाग्र हो जाएगा, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं, यहाँ पे नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, ऐसे तरंगाग्र जो किसी गोले के रूप में हो गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। अब गोले के रूप में कैसे होंगे, जब अपन प्रकाश बिंदु स्तोत्र लेंगे। गोलीय तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश के स्तोत्र के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रकाश तरंगे सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है, ये आ गया ना, प्रकाश तरंगे सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। अपन को नहीं पता कि तरंगाग्र कैसे बनेंगे कैसे नहीं, अपन ने क्या किया, कोई भी स्तोत्र लिया, उसे तरंगे निकाल दी। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। अब इसके लिए क्या होगा, अपना रेखीय प्रकाश स्तोत्र होगा। रेखीय प्रकाश स्तोत्र कैसे, जैसे अपन ने एक लाइट ली, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है अपनी, तो अपन को पता है ट्यूबलाइट किस डायरेक्शन में निकालेगा, सभी दिशाओं में प्रकाश निकालेगा, सभी दिशाओं में प्रकाश, इधर भी रोशनी देगा, ठीक है, और सामने भी देगा, सामने वाले को मैं ऐसे बना देता हूँ, सामने भी देगा, पीछे भी देगा, ठीक है, पीछे भी देगा। तो अब इस तरह से ऐसे गोले बनेंगे, और ये एक गोला नहीं, हर पॉइंट पे गोला बनेगा। अब हर पॉइंट पे गोला बन रहा है तो ये क्या हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र। क्या हुआ, बेलनाकार तरंगाग्र। तो इसको भी समझ लेते हैं, ऐसे तरंगाग्र जो किसी बेलन के रूप में हो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाते हैं। ये किस प्रकार, बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न होता है। मैंने अच्छे से समझाया, इसी डायग्राम को देखना है, समझ में आया कैसे होता है। अब क्या है, रेखीय तरंगाग्र बेलनाकार, रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हुए, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। समतल तरंगाग्र, अगर अपन किसी भी तरंगाग्र के छोटे से पार्ट को देखेंगे तो वो समतल तरंगाग्र होगा। क्या है, ऐसा तरंगाग्र जो कि समतल के रूप में हो समतल तरंगाग्र कहलाएगा, जब बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत हो, ठीक है, अनंत हो या फिर अत्यधिक दूरी पर हो, ये लिख लो, अत्यधिक दूरी पर हो, समतल तरंगाग्र उत्पन्न कराएगा। अब जैसे ये बिंदु स्रोत है, इससे बहुत दूरी पर अपन चले गए तो ये गोला बना, इस गोले का इतना सा पार्ट, इस गोले का इतना सा पार्ट एक पृष्ठ के रूप में ले सकते हैं, और ये पृष्ठ क्या हुआ, समतल तरंगाग्र। इसी प्रकार अगर यहाँ बेलनाकार बनाएंगे अपन बड़ा सा, ठीक है, ये बेलनाकार बनेगा यहाँ बड़ा सा, और इस बेलन का ये इतना सा पार्ट, ये क्या होगा, समतल तरंगाग्र। तो ये तो थे 3 प्रकार के तरंगाग्र, तीनों समझ में आ गए। ठीक है, तरंगाग्र और कुछ नहीं होता, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। अब ये क्यों बना, अपन को पता है ऐसी तरंग जा रही है तो उसकी दिशा के लंबवत 90 डिग्री, ये हमेशा 90, ये हमेशा 90, ये हमेशा 90, ये जा रहा है इसके लंबवत, ये 90 डिग्री का, इस तरह से तरंगाग्र बनेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये तरंगे जा रही है, अब इसमें भी देख सकते हैं अपन आराम से, ये तरंगे जा रही है इस सतह से लंबवत 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 90 डिग्री बना रहा है। ये
तो तरंगाग्र वह समतल जो तरंग संचरण की दिशा के 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हो, तरंगाग्र कहलाता है। 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय और बेलनाकार। वर्ताकार नहीं, ये गोलीय है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द मोस्ट सिद्धांत है, अच्छे से समझना इसको, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है, जिसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। जिससे निकलने वाले प्रकाश को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब इसको समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, एक बिंदु तरंगाग्र है, उससे तरंगे निकली तो यहाँ पे तरंगाग्र बनेगा हर पॉइंट पे अलग अलग, तो वो नई तरंगाएं उत्पन्न करेगा। ये द्वितीयक तरंगाग्र, ये पश्चिम तरंगाग्र और ये अग्र तरंगाग्र, और उनके बीच में क्या बनेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। अब इनको बनाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। द्वितीयक तरंगाग्र वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना ऑब्जेक्ट था, इन्होंने वेव निकाली, द इंपॉर्टेंट तरीका है, समझिएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने वेव निकाली, यहां पे तरंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को पता है गोलीय तरंगाग्र बना, और इसके बाहर भी गोलीय तरंगाग्र बना। अगर अपन थोड़ी दूर चले जाए, दो गोलों के बीच में ये अपना क्या है, स्रोत्र। लेकिन अगर अपन बात करें इस क्षेत्र में, कोई प्रकाश स्रोत नहीं, फिर भी प्रकाश उपस्थित है, तो यहाँ पे फिर भी प्रकाश उपस्थित, तो ऐसा मान लेंगे वो प्रकाश है ना, वो द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण है। यहाँ पे क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। कैसा है, द्वितीयक तरंगिकाएं। डोमिनो गेम देखा है, एक को धक्का देते हैं, सब गिरते हैं, कंटिन्यू। इसी प्रकार एक बार यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने के बाद में ये सब जगह पे क्या करेगा, तरंगाग्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, तरंगाग्र उत्पन्न करेगा। ये प्राथमिक तरंगाग्र है, और ये क्या है, द्वितीयक। कोई भी प्रकाश स्रोत नहीं, फिर भी प्रकाश है की उपस्थिति है। प्रकाश की यह उपस्थिति द्वितीयक तरंगाग्र को जन्म देता है। प्रकाश की यह उपस्थिति द्वितीयक तरंगिकाओं को जन्म देता है, ये चीज था, ठीक है। तो अब अपन ने समझा अच्छे से। अब ये दो तरंगाग्र थे, ये पश्चिम वाले भाग को पश्चिम तरंगाग्र, अग्र वाले भाग को अग्र तरंगाग्र। और अगर इसके छोटे से पार्ट को लेंगे तो समतल वाला पार्ट दिखेगा, इसलिए इसके छोटे से पार्ट को लिया है तो समतल तरंगाग्र भी बनता है। प्रत्येक गोलीय तरंगाग्र का अगर छोटा पार्ट लेंगे वो समतल तरंगाग्र बनेगा। ये द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था। अब से मेन हेडिंग शुरू हो रही है। क्या मेन हेडिंग है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, द स्टार हेडिंग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई तरंगाग्र, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे आपतित तरंगाग्र, क्योंकि ये पॉइंट ए पे आके टकराया है तरंगाग्र। ये अपनी तरंग है, ये तरंग है, ये तरंग है, तरंगों पे आके टकराया है, ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट इस पे टच किया जबकि वो फ्री है, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद ये तरंगाग्र टकराएगा, तब तक ये रिफ्लेक्ट होके लौट रहा है। अच्छे से समझते हैं इसको। माना कोई समतल ए बी, क्या ए बी तरंगाग्र, माना कोई समतल तरंगाग्र, ये क्या है, तरंगाग्र, आपती तरंगाग्र ए बी, अंतरा पृष्ठ, ये अपना पृष्ठ है, ये क्या है, अपना पृष्ठ है, से टकराकर तरंगाग्र ए डैश बी डैश के रूप में परिवर्तित।
ये टकराया, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। अच्छे से ध्यान रखना, पर ए डैश बी डैश के रूप में परावर्तित हो जाता है, क्योंकि जो टकराएगा वो तो लौटेगा वापस उसी पाथ में। जब तरंगाग्र का बिंदु ए डैश पर पहुंचता है, ये बिंदु ए डैश पर पहुंचा, तब ये बी यहाँ पहुंचेगा, तब ये बी यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि अभी ये ए टच है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पर बी अभी टच नहीं है। अब परावर्तन के लिए पूरे तरंगाग्र को इस सतह के टच होना जरूरी है, तो जितने टाइम में बी यहाँ पहुंचेगा तब तक ए वहाँ लौट जाएगा। तो ये तरंगाग्र आया। और इसमें स्टार क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी 2-3 कि अपन को पता रहना चाहिए कि परावर्तन में कैसे तरंगाग्र बनते हैं। अपोजिट बनते हैं, प्रकाश में क्या बनते हैं, परावर्तन में अपोजिट तरंगाग्र। जब तरंगाग्र बिंदु ए से ए डैश पर पहुंचता है, उसी समय बिंदु बी डैश पर पहुंचता है। माना इसमें लगा समय टी है और प्रकाश का वेग सी है, तो चित्र से दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब इसने कितनी दूरी तय की, ए तरंगाग्र ने, ए डैश बराबर सी इंटू टी। बी को यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय लगा, टी समय में, और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया टी समय में। टी समय में बी डैश तक आया तो ए डैश तक चला गया, तो ए डैश बराबर सी टी और बी डैश बराबर सी टी, क्योंकि दोनों ही प्रकाश की चाल से जा रहे हैं और टी टाइम लग रहा है। अब अपन को पता है दोनों सी टी है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो परावर्तन की घटना में आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र बराबर है। अब अपन ने मैथमेटिक्स लिए त्रिभुज ले लिया ए बी डैश और ए बी डैश, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में ए बी डैश कॉमन, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा कॉमन। ए और ए डैश और बी डैश अपन ने इक्वल प्रूफ किया, तो वो इक्वल है। और कोण ए बी डैश और ए डैश बी 90 डिग्री है, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम। पूरी कैलकुलेशन की हुई है। इससे क्या आया, समीकरण 1 और 2 से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर। अब ये अगर बराबर हो गए, उपरोक्त से स्पष्ट है कि परावर्तन की घटना में परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, अतः यह परिवर्तन के प्रथम नियम है। इस तरह से अपन ने क्या किया, अपन ने परावर्तन की व्याख्या करी है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। तरंग सिद्धांत से परावर्तन की कैसे व्याख्या की है, ये आपतित तरंग, ये क्या है, ये तरंगे हैं। वो तरंगाग्र था, ये आपतित तरंग है, आपतित तरंग। ये परावर्तित तरंग क्या है, परावर्तित तरंग है। और ये है अपने अभिलंब, ये दोनों क्या है, ये और ये भी अभिलंब। आपतित तरंग, परावर्तित किरण, पृष्ठ तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, पहला नियम तो गया। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान अपन ने इक्वल कर दिया। आपतन कोण ये रहा, परावर्तन कोण ये रहा, क्योंकि ये तरंगा टकराई और लौट के चली गई, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर किया, तो इस कंडीशन में अपने क्या हो गया, दोनों नियम की व्याख्या हो गई, तो परावर्तन कंप्लीट। अब आते हैं अपन हाइगेन के नियम से। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो पीछे लेके देखिए, आराम से समझिए। अब ये देखते हैं अपन, 1 मिनट, इसको मैं एंगल को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये चित्र ऐसा है, ये वेव्स टकराई, वेव्स के 90 पे क्या होता है, तरंगाग्र। ये क्या है, अच्छे से समझते हैं। ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये तरंग, ये अभिलंब, और ये क्या है, तरंगाग्र। क्या है, तरंगाग्र। तो यहाँ अभिलंब और तरंग के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, ठीक है। और ये पूरा 90, तो ये इतना हो गया 90 माइनस थीटा, क्या हो गया, 90 माइनस आई। ये पूरा 90, तो ये हो गया आई। तो यहाँ पे आई, इसी प्रकार यहाँ पे आर, क्योंकि ये परावर्तित तरंग और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में आर, और ये 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, तो ये क्या हो गया, आर। इतनी डिटेल मैथ काम की नहीं है, फिर भी मैंने आपको डिटेल में जाके समझाया है। पीछे लेके देखिए आराम से, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे अपन ने दोनों नियम को समझ लिया है। अब आता है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या।
और आप नोट्स को तो अच्छे से एकदम रामबाण तरीके से अपना लीजिएगा कि यही नोट्स करके जाने, इससे बाहर कुछ नहीं है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत की व्याख्या, माना एक समतल तरंगाग्र ए बी माध्यम 1 में चलकर माध्यम 2 में प्रवेश करता है तथा ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र बनाता है। ठीक है, इस बार ये चित्र है, आपतित, ये तरंग है, तरंगाग्र नहीं है। जिसने भी लिखा है थोड़ा ठीक नहीं लिखा, आपतित तरंगाग्र। और ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन को आपतित तरंगे दिख रही है, तरंग के लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे क्या होगा, आपतित तरंगाग्र। अपन को अपवर्तित होती हुई तरंगे दिख रही है, अपवर्तित तरंगे दिख रही है, अपन को थोड़ा अपवर्तन परावर्तन तो आता ही है, तो उसके 90 परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र। एक नियमित ध्यान में पकड़ के रखना है कि तरंगाग्र सदैव तरंग के लंबवत होता है, तरंगाग्र सदैव तरंग के लंबवत, यहाँ पे भी 90। ठीक है, इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। और वो वाली घटना ही होती है, बिंदु ए पहले टकरा जाता है, तो जब बिंदु बी बी डैश तक पहुंचता है तब बिंदु ए डैश तक आ जाता है। ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला माध्यम सघन है। तो चित्र में चाल क्या होगी, दूरी बटा समय, चाल क्या होगी, दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अपन पहले मान लेते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, c1, प्रकाश की चाल कितनी है, c1। तो दूरी बी बी डैश क्या हो गई, या फिर दूरी बराबर चाल इनटू समय। ठीक है, तो पहले माध्यम में दूरी अपनी बी बी डैश हो गई, चाल अपन ने c1 मानी है, इनटू समय t ले रहा है। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में दूरी हो गई अपनी ए डैश, चाल अपन ने c2 मानी है, इनटू t। ये का ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा लिखने से क्या होता है, अपन का माइंड बना रहता है। दोनों समीकरण है, दोनों का अपन लगा देते हैं डिवाइड, या फिर अपन लगाते हैं चित्र में स्नेल के नियम से। अब ये है हमारे सामने डायग्राम, इसको ही सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू 1। ये अपन को लेकर आना है। ये अपन कैसे लेकर आएंगे, ये अपन लेकर आएंगे आराम से, जो निकालना होता है उसके लिए अपन हेल्प लेते हैं डायग्राम की। डायग्राम हमारे सामने, इससे अपन साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन आई की। आई के सामने परपेंडिकुलर, तो साइन आई इक्वल टू अब एक मिनट, थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। साइन आई इक्वल टू कैसे आएगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बी बी डैश अपॉन थीटा के सामने हाइपो ए बी डैश, क्या आया, ए बी डैश, इक्वेशन 1। इसी प्रकार ये किस ट्राइंगल में आया था, ये अपना आया था इन ट्राइंगल, पीछे यही लिखा हुआ है, ये आया इन ट्राइंगल ए बी बी डैश। सिमिलरली या इसी प्रकार त्रिभुज, हिंदी में लिखते हैं ए डैश बी डैश में, त्रिभुज ए डैश बी डैश में आर निकालना है। तो ये आर थीटा के सामने, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब क्या है, ए डैश, क्या है, ए डैश, समकोण के सामने कर्ण। और मैंने कहा था कि तरंगाग्र सदैव 90 डिग्री पर होगा, तो ये इस बार क्या गया, ए बी डैश। ये समीकरण 2, दोनों का अपन क्या लगाएंगे, डिवाइड। ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड 2 से, 1 डिवाइड 2 से क्या बना हमारे सामने, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर, ये पूरा सेम है, कट गया, बी बी डैश अपॉन ए डैश। इन दोनों की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में निकाली हुई है। क्या निकाली है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी बी डैश की अपन ने निकाली है C1t, क्या निकाली है, C1t, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली है C2t, t से t गया, साइन आई अपॉन साइन आर। और अपन को पता है C1 ये क्या होता है,
म्यू इनका उल्टा हो जाता है, तो इसको अपन μ2/μ1 लिख सकते हैं। कैसे लिखा, अपन को क्या पता है, c = 1/μ। c क्या होता है, 1/μ। तो c1/c2 किस में कन्वर्ट होगा, μ2/μ1 में, और इसको ही अपन μ21 लिखते हैं। तो ये हो गई अपवर्तन की व्याख्या, sin i/sin r = μ2/μ1 आ गया। यहाँ से समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने दोबारा सॉल्व किया, बाकी नोट्स में अच्छे से दे रखा है। क्या दिया है देख लेते हैं इनको अच्छे से। वही त्रिभुज में sin i की वैल्यू निकाली है, sin r की वैल्यू डाल दी है, और दोनों का डिवाइड दे दिया, ये आ गया। उसके बाद में C12 C3 और ये नियतांक, ये कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आने के बाद यहाँ में इसने इतना ही सॉल्व किया, मैंने आगे भी कर दिया, चलो वो भी लिख लेते हैं। क्या किया, म्यू = 1/c, तो C1 = 1/μ1 एंड C2 = 1/μ2 जस्ट इम्प्लाइज sin i/sin r = μ2/μ1। इसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक μ21। और ये हो गई स्नेल के नियम की व्याख्या। ये क्या हो गई, स्नेल के नियम की व्याख्या। यहाँ करना है, इतना करना है कंप्लीट इसको। यही स्नेल का नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, चित्र अपन ने देखा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, और ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। तो इससे अपवर्तन के प्रथम और द्वितीय दोनों नियम की व्याख्या हो गई। तो अब तक अपन ने क्या कर लिया, अपन ने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देख लिया, द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत देख लिया, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, और अपन आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो लंबा लगने लगे, ये चैप्टर बहुत हार्ड और इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज कर करके आधा आधा करके देखिए, बट मस्ट है और मस्ट वॉच कीजिए। मैं पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में लाने वाला हूँ, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। जब एक समतल तरंगाग्र किसी प्रिज्म पर टकराता है तो बैंड हो जाता है, इस तरह से बैंड हो जाएगा, ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन कोण। और उसके बाद में जब तरंगाग्र के बाद झुक जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को, प्रिज्म द्वारा इस तरह से झुकेगा। उत्तल लेंस द्वारा किस तरह, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने का कार्य करता है, तो ये गोलीय तरंगाग्र बनाएगा जो एक बिंदु तक आएगा। उत्तल लेंस द्वारा आपतित होने पर समतल तरंगाग्र अपवर्तन के बाद ये दोनों घटनाएं कौन सी, अपवर्तन की है। हाँ, मैं थोड़ा परावर्तन के बारे में भी बताने वाला था। अपवर्तन के बाद इस तरह के तरंगाग्र उत्पन्न करते हैं। उत्तल लेंस आपतित होने के बाद समतल तरंगाग्र को अपवर्तन के बाद गोलीय तरंगाग्र में बदल देते हैं, जो कि फोकस बिंदु की ओर अभिसरित होते हैं, एक बिंदु की तरफ। और ऐसा का ऐसा, जैसा उत्तल लेंस बनाता है वैसा अवतल दर्पण बनाएगा परावर्तन में। अवतल दर्पण आपतित होने वाले प्रकाश तरंगाग्र को परावर्तन के पश्चात गोलीय तरंगाग्र में बदल जाता है, जो कि फोकस F पर अभिसरित होते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। टकराने वाला तरंगाग्र गोलीय बना देगा। ये चीजें अपन को थोड़ी सी याद रखनी है और समझ में भी आ जाएगी। अपन एक चीज और समझते हैं, परावर्तन में अपन ने देखा था कि थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये सतह है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटनाओं को समझते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, ठीक है। ये अपना समतल है, न्यूमेरिकल्स तो नहीं, क्वेश्चंस कह सकते हैं, 1 मार्क्स में आएगा। ये अपना अभिलंब है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी तरंग है, तरंग तो दी नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस सीधा देते हैं। ये आपतित तरंगाग्र है, तो क्वेश्चन समझते हैं। परावर्तित तरंगाग्र का चित्र बनाओ। इस तरह के मैक्सिमम मैं बना देता हूं, वापस 4 ऑप्शन देता हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी में, जेई में, ए, बी, सी, थोड़े से डायग्राम बेकार बने, और डी। ठीक है, और डी ऑप्शन ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। ये आईआईटी नीट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बोर्ड में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अपन को मैंने कहा कोई नहीं देखना, अपन को परावर्तन अपवर्तन तरंगों के माध्यम से आता है। ये तरंग आई, टकरा के लौट गई। हर तरंग के लंबवत, तो इसके लंबवत ऐसे होंगे, और गोल दिए हुए तो गोल बना दो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि जैसा तरंगाग्र आ रहा है उसका अपोजिट तरंगाग्र परावर्तन की घटना में बनता है। और ये भी कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि कैसे तरीके से बन रहे हैं। अच्छे से अपन ने देख लिया कि प्रिज्म द्वारा ऐसे तरंगाग्र, उत्तल दर्पण द्वारा भी गोलीय तरंग, उत्तल लेंस द्वारा गोलीय तरंगाग्र, अवतल दर्पण द्वारा गोलीय तरंगाग्र। अब अपन आता है प्रकाश के डॉपलर प्रभाव की तरफ। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव द इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है, यानी कि दोनों रेस्ट पोजीशन में नहीं है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके मध्य आपेक्षिक गति हो रही है, रुके हुए नहीं, ना सेम स्पीड में जा रहे हैं। इनके मध्य कैसी गति हो रही है, इसको ढंग से देखिए, इनके मध्य ऐसी गति हो रही है, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है कंटिन्यू, ठीक है, ऐसे रैंडम, ठीक है, इस तरह की गति हो रही है। तो जब इनके मध्य आपेक्षिक गति होती है तो प्रकाश की आवर्ती आभासी आवर्ती तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है। इसे प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। कुल मिला के कुछ भी नहीं याद रखना है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, इसमें नोट्स में लिखी हुई अच्छी बात है, फिलहाल आप मेरी लाइनों को याद रखोगे। क्या कहा, क्योंकि ये नोट्स मैंने कहीं और से लिखे, मेरे को प्रोवाइड नहीं हो पाए थे, मैं खुद को टाइम नहीं मिल पाया, बट आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी है तो आप लिखो। डॉपलर प्रभाव, जब किसी प्रकाश स्रोत तथा दृष्टा के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है। प्रकाश स्रोत से अपन और देखने वाला कौन हुआ, दृष्टा। जब किसी प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक या दृष्टा के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है तब हमें प्राप्त आभासी आवर्ती प्रकाश की वास्तविक आवर्ती से कुछ भिन्न होती है। यह आवर्ती प्रकाश की वास्तविक आवर्ती से कम अथवा अधिक हो सकती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वर्ड टू वर्ड आप लिख लोगे इस चीज को, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य की दूरी बढ़ती है तो आवर्ती घटती है। ये देखो अभी मैंने आवर्ती में परिवर्तन, ये ध्यान रखें। तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तरंग दैर्ध्य में हुई इस आभासी वृद्धि को अभिरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट कहते हैं। स्टार पॉइंट ऐसे ध्यान रखना, व्हाट इज द रेड शिफ्ट। तरंग दैर्ध्य में होने वाला आभासी परिवर्तन रेड शिफ्ट कहलाता है, क्योंकि परिणामी तरंग दैर्ध्य लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है, ठीक है। प्रकाश के लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अब रेड शिफ्ट के बाद में ब्लू शिफ्ट भी आएगा अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा तो जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य की दूरी कम होती है, जब इनको पास लाया जाता है तो आवर्ती बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आवर्ती। तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। अब तो कम तरंग दैर्ध्य विबग्योर में अपन को पता है ब्लू वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो तरंग दैर्ध्य में हुई इस कमी को नीला विस्थापन यानी कि ब्लू शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि परिणामी तरंग दैर्ध्य बैंगनी नीले रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। यही डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर के प्रभाव के अनुसार आवर्ती के भिन्नात्मक परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन वी को माइनस वी अपॉन सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्ती में भिन्नात्मक परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है, माइनस वी अपॉन सी। यहाँ पे वी क्या है, वी है प्रकाश की आवर्ती, सी प्रकाश का वेग है। सी क्या है, प्रकाश का वेग, आवर्ती की आभासी परिवर्तन, और वी क्या है, स्रोत व प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष वेग। ये वी वेग है, न्यू नहीं है, ठीक है। ये वी वेग है, इधर दोनों क्या है, वेग, और इधर दोनों क्या है, आवर्ती। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो रिचार्ज योरसेल्फ। नेक्स्ट हेडिंग है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगों को आपस में मिलकर एक नई परिणामी तरंग का निर्माण करती है, इस घटना को प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। परिणामी तरंग अध्यारोपित होने वाली तरंगों के सदिश योग के बराबर होती है, ठीक है, सदिश योग। अब अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है। डायग्राम नहीं बनाए हुए, मैं बना देता हूँ एक बार के लिए। कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक रखो। ये एक तरंग, ये दूसरी तरंग, ठीक है। अब इन वेव 1 वेव 2 ये अपनी परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग। अब ये समान कला में, तो जो परिणामी तरंग होगी इसका आयाम A1 है, इसका आयाम A2 है, तो इसका आयाम हो जाएगा A1 प्लस A2। इस तरह की तरंग बनेगी, ठीक है। तो ये इस घटना को बोलते हैं अध्यारोपण, ठीक है। इसको और डिटेल में समझते हैं, बाकी क्लास 11th में था पूरा, तो इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को जान लेते हैं। पहली हेडिंग, कला संबंध स्तोत्र। वे प्रकाश स्तोत्र जिनमें चलने वाली प्रकाश तरंगों के
मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्तोत्र कहलाता है। कला संबंध स्तोत्र कहलाता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो दो तरंग है, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में थीटा, डेल्टा थीटा कितना है, 0 डिग्री है। अब t बराबर 1 पर भी 0 डिग्री, t2 बराबर t बराबर t2 पर भी 0 डिग्री। अगर इनके बीच का कोण कभी चेंज नहीं हो तो ये क्या होंगे, कला संबंध। कला संबंध यानी कि फाई इक्वल टू 0 इनके बीच में, या डेल्टा थीटा बराबर 0, बीच के कोण का अंतर या तो नियत रहने वाला है या उसकी कुछ वैल्यू रहने वाली है, चेंज नहीं होगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। कला संबंध इस प्रकाश स्तोत्र यानी कि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनके मध्य कलांतर नियत रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता। वो 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, π/3 हो सकता है, बट समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्तोत्र कहलाता है। कला असंबंध स्तोत्र यानी कि उनके बीच में पहले तो कोण 0 डिग्री था, उसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, उनके बीच का कोण बदल रहा है। ऐसे स्तोत्र जिनके बीच का कोण बदल रहा है वो कहलाएंगे अकला संबंध स्तोत्र, ठीक है। ये कोण वे प्रकाश स्तोत्र जिनमें चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ, टाइम के साथ साथ बदलता है, उसे कला असंबंध स्तोत्र कहते हैं। अब आते हैं अपन प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। अभी अपन ने पढ़ा था जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती या दो या दो से अधिक समान आवर्ती व लगभग समान आयाम लगभग समान है और आवर्ती इनकी समान होनी चाहिए, ये चीजें ध्यान रखनी है, वाली तरंग एक ही दिशा में संचरित हो तो अध्यारोपित होकर एक नई परिणामी तरंग का निर्माण करती है। इस तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अभी जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था वो है संपोषी व्यतिकरण का। क्या है, संपोषी व्यतिकरण है, जो इसमें अपन को अच्छी तरंग मिल रही है। अगर इन्हीं को अगर अपन उल्टा कर देंगे और अब अपन को जो परिणामी तरंग, ये वेव 1 वेव 2, ये परिणामी तरंग रिजल्टेंट वेव, इसका आयाम हो जाएगा A1 माइनस A2, इसका आयाम हो जाएगा A1 माइनस A2। अंदर लिखने की जगह नहीं है, वैसे अंदर लिखना था, ये A1 ये A2। तो ये विनाशी व्यतिकरण है। विनाशी व्यतिकरण अपना नुकसान हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण अपना फायदा हो रहा है। इतना ईजी है, तो अपन इसको समझ लेते हैं। चीजें वैल्यू जो याद रखनी है वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ऐसा व्यतिकरण जिनमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, यानी उनके बीच में कला, तो ठीक है, उनके बीच कलांतर 0 पाया जाता है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर यानी कि फाई 0, 2π, 4π, 6π यानी कि 2n पाई होगा, पाई का समगुणज होगा, ठीक है, ये पाया जाता है कलांतर। पथांतर भी लिख देते हैं अपन, इसमें क्या लिख देते हैं, पथांतर। पथांतर यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू पथांतर डेल्टा एक्स लिख देते हैं इसको। ये क्या होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को कहते हैं, यानी कि ये एन लैम्डा के रूप में पाया जाएगा। क्या पाएगा, एन लैम्डा। पथांतर एन लैम्डा, कलांतर 2n पाई पाया जाएगा। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, ऐसा व्यतिकरण जिसमें तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है, विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसमें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर अपना पाई का विषम गुणज, क्या कहलाएगा, पाई का विषम गुणज। अपन लिख देते हैं कलांतर पाई इंटू विषम संख्या, विषम संख्या ऐसे लिख लीजिए, विषम गुणज होगा। पथांतर अगर बात करें अपन, ठीक है, पथांतर डेल्टा एक्स, पथांतर डायरेक्ट याद रखना है 2n + 1 इंटू λ/2। तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, λ/2 इंटू विषम संख्या, विषम संख्या। λ/2 का विषम गुणज पथांतर होता है। अब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, संपोषी और व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण दोनों समझ लिया। अगर अपनी तरंग, परिणामी तरंग दोनों तरंगों से बड़ी हुई मिल रही है, संपोषी व्यतिकरण। अगर परिणामी तरंग दोनों तरंगों से कम मिल रही है तो विनाशी व्यतिकरण। उसके लिए पथांतर और कलांतर के लिए आवश्यक शर्तें भी याद रख ली।
व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या है? प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। आयाम लगभग समान, आवृत्ति तो समान ही होनी चाहिए। स्टार पॉइंट्स है ये, वरना होगा भी नहीं। प्रकाश तरंगे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैम्डा सेम होनी चाहिए। एक प्रकाश यानी कि या तो सारी तरंगे लाल कलर की होनी चाहिए, या ब्लू, या फिर श्वेत प्रकाश होनी चाहिए, एक कलर की होनी चाहिए। अलग अलग कलर की तरंगों का अपन आपस में मिक्स नहीं करवा सकते। प्रकाश तरंगे कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। स्टार क्या है? उनके बीच एक बार कोण का अंतर भले पाई हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, कितना ही हो, बट वो नियत होना चाहिए, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। कलांतर नियत होना चाहिए का मतलब क्या है? समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरंग इधर से आ रही है और एक तरंग इधर से, ये नहीं। एक तरंग भी इधर W1 W2, तो अपन को परिणामी तरंग मिलेगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। परिणामी तरंग, तो ये व्यतिकरण की कुछ शर्तें थी। प्रकाश स्रोत पास पास स्थित होने चाहिए, दूर दूर हो गए ना तो भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर की गैप पे तरंगे पड़ी है, तो क्या होनी चाहिए? तरंगे पास पास। अब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण भी है, वो अपन समझ लेते हैं। गणितीय विश्लेषण में क्या है? दो तरंगे लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसको अपन कर ही लेते हैं, गणितीय विश्लेषण को। प्रकाश तरंगों का गणितीय विश्लेषण। माना एक तरंग है y1 = a1 साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच कुछ न कुछ कलांतर पाया जाएगा, तो y2 क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो तरंगे दे रखी है। अध्यारोपण से y बराबर y1 प्लस y2, तो y हमारे पास में आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जैसे ही अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, y हमारे पास में आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 क्या आया? साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। a2 की अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, y = या फिर अपन क्या कर लेते हैं, एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में अपन के पास में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही अपन ने इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, अपने पास में बना a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव। इससे अपन ने क्या कहा? इससे अपन कॉस ओमेगा टी को बाहर ले लेते हैं, a2 साइन फाइव क्या बन गया? a2 साइन फाइव। अब अपन मानेंगे, अपन क्या मानेंगे? अपन ने मान लिया a1 प्लस a2 कॉस फाइव को, तो केवल फाइव वाले को क्यों मान रहे? ओमेगा टी बदल रहा है, चीजें कैसे वर्क कर रही है ये चीज ध्यान रखनी है। फाइव नियत है, अपन ने व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त भी लिखी थी, कलांतर नियत रहना चाहिए। तो जो जो नियत है उसको अपन मान लेते हैं, तो इसको माना r cos थीटा। उसी प्रकार ये सारा नियत है, ये इसी को बाहर क्यों लिया? तो ये वैल्यू चेंज होने वाली है, तो a2 साइन फाइव को मैंने माना r साइन थीटा। तो इससे हमारी समीकरण बन गई साइन ओमेगा टी r cos थीटा प्लस ओमेगा टी r साइन थीटा। तो y = दोनों में r कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस
कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। फिर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन का फॉर्मूला बन रहा है, तो यह आया अपना आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आया अपने परिणामी तरंग की समीकरण, स्टार पॉइंट। अब ये अपने परिणामी तरंग की समीकरण आ गई, ठीक है। ये परिणामी तरंग की समीकरण को दिखाती है। अब अगर अपन को गलती से आर की वैल्यू निकालनी है, आर कितना है, तो अपन क्या करेंगे, आर की परिणामी वैल्यू निकालने के लिए जैसे अपनी इस समीकरणों को अपन ने नाम दिया था समीकरण 1, समीकरण 2, और उसके बाद में इस पूरी समीकरण को अपन 3 नाम दे देते हैं, इस समीकरण को 4 नाम दे देते हैं, या और इस समीकरण को अपन 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। नोट्स में नाम ऊपर नीचे होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, समीकरण आर की वैल्यू के लिए समीकरण 3 का स्क्वायर प्लस समीकरण 4 का स्क्वायर से इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 का स्क्वायर, ये रही हमारे पास में समीकरण 3, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं को जोड़ा है क्योंकि अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इधर आ गया अपने पास में a1 प्लस a2 कॉस थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। अच्छे से मैथ एकदम डिटेल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन फाई का स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यह आया आर स्क्वायर। क्या आया, आर स्क्वायर। इन दोनों में वापस a2 कॉमन आ रहा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हाँ, साथ में ये यहाँ पे 2a1 a2 कॉस फाई रह जाएगा, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खुला, ये टर्म लिखी नहीं थी तो ये रह गया। तो अब प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये फिर 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, रूट लेने पर आर की वैल्यू रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगर समझ में नहीं है, क्लास 11th में भी पूरा था, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा क्या किया है क्या नहीं, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिए, क्लास 11th में भी था, इंपॉर्टेंट है। अब अपन करते हैं इनके बीच का कोण, दोनों तरंगों के बीच का कोण निकालते हैं, ठीक है, थीटा। अब क्या है, यही परिणामी तरंग का आयाम है। ये क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। अब अपन क्या निकालते हैं, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक कला कोण। तो अपन ने जिनको समीकरण 3 और 4 दी थी उनका डिवाइड लगा देंगे, समीकरण 3 डिवाइड समीकरण 4 से। समीकरण 3 अपन ने किसको दिए ये देख लो, अपन देख लेते हैं, आर कॉस थीटा का किसको दिए, आर कॉस थीटा डिवाइड आर साइन थीटा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ठीक है, ये अपने पास में आ गया a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और अपॉन में क्या है, इधर देख लेते हैं, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई। तो 8 से आर गया, तो साइन कोट अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा आ गया हमारे पास में a1 प्लस a2 कॉस फाई अपॉन a2 साइन फाई थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स a1 प्लस a2 कॉस फाई अपॉन a2 साइन फाई। ये आया हमारे पास में प्रारंभिक कला कोण,
अगर बहुत सारी बुक में 10 की टर्म में दे रखा है तो 10 की टर्म में लिखना हो तो इसको 10 इनवर्स उल्टा लिख दो, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये हमारे पास में आ गया पूरा का पूरा। यही प्रारंभिक कला कोण का मान है। अब ये सारी तरंगें इसमें नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको अगर यहाँ से समझ में आ गया अच्छी बात है, लिखा हुआ हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो आप नोट्स की हेल्प से उतार लोगे आराम से। और इसका PDF मिल ही जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो PDF डाउनलोड कर लोगे आप। ये पूरी की पूरी वैल्यू ये की हुई है। अब परिणामी तरंग की तीव्रता निकालते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग क्या निकालते हैं? परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या निकाला अपन ने? तरंग की ये परिणामी तरंग की समीकरण, परिणामी तरंग की समीकरण, परिणामी तरंग का आयाम निकाला, उसके बाद में कोण निकाला, परिणामी तरंग का कोण निकाला। अब अपन निकालते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। क्या निकालते हैं? परिणामी तरंग की तीव्रता। तो अपन को पता है तीव्रता क्या निकाल लें? तीव्रता I/r² के समानुपाती होती है, ठीक है। r यानी कि आयाम, ठीक है। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो kr²। इसको अपन इसमें इस डेरिवेशन में समीकरण 1 नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में, या समीकरण 1 नहीं देते हैं, इसको अपन नाम देते हैं 4 तक दी हुई ना अपने, ये 5वीं समीकरण हो गई। 5 तक दे रखा है 6, यहाँ पे इसको अपन 7 नाम देते हैं। उसके बाद में अगर अपन ऐसे ही I1 की बात करेंगे, ठीक है, I1 की बात करेंगे तो KA1² और I2 की बात करेंगे KA2²। ये चीज़ समझ में आ गई। और अपन को पता है ये चीज़ें कि I = KR²। R² की वैल्यू हमारे पास में है। R² की वैल्यू क्या है? R² की वैल्यू है अपने पास में A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 प्लस 2A1A2 कॉस फाई, यही वैल्यू थी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि I = K ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है परिणामी तरंग का, ठीक है। तो उसके बाद में k की वैल्यू होती है 1, ठीक है। k क्या है? हमारे कांस्टेंट है, ये वैल्यू है 1। तो I का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन करके समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया है आप वीडियो को पॉज करके देखिए। और ये कंडीशन हमारे सामने आई है, ठीक है। ये रहा हमारे सामने पूरा डेरिवेशन। परिणामी तरंग की तीव्रता, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, r पे स्क्वायर आएगा। उसके बाद में कांस्टेंट k ले रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू समीकरणों का डिवाइड देके अपन को सारी वैल्यू दी रखी है। समीकरण 1 और 2 का डिवाइड, 11 और 12 का डिवाइड देने पर, वैल्यू रखने पर इसमें I1 प्लस I2 प्लस 2I1 रूट I2 रूट, उसके बाद में आ गया। उसके बाद में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, अपन को अगर R निकालना हो, आयाम R, तो R क्या होगा? R अपन को पता है रूट में A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस फाई की जगह अपन क्या रखेंगे? 1। तो ये A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, रूट से ये गया। R = A1 प्लस A2। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण में मेरे को पता है, अपन विनाशी व्यतिकरण के लिए भी लिख लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण फाई जो है वो होगा, फाई जो होगा हमारे पास में पाई, क्या होगा? पाई। और अपन को पता है कॉस पाई क्या होगा, ठीक है, कॉस पाई होगा -1। क्या होगा? -1, ठीक है। और उसके बाद में, एक मिनट, यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, नहीं सही लिखा है। पाई का विषम गुणज या फिर λ/2 का विषम गुणज ठीक लिखा है, कोई गलती नहीं हुई।
विनाशी व्यतिकरण के लिए अपन का पाई 3 पाई ऐसे ही चलेगा, तो उन सब की वैल्यू क्या होगी -1। तो अपना आर जो आएगा वो आ जाएगा रूट में a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 इंटू -1। तो ये आ जाएगा रूट में a1² प्लस a2² प्लस माइनस हो गया तो -2a1 a2। ये अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का रूट, ये कैंसिल। तो यही मैंने पहले बोल के लिखवाया था r1 माइनस, डायग्राम में भी r इक्वल टू a1 माइनस a2। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए अपना आयाम है और ये चीज़ें सारी सॉल्व की हुई यहाँ पे आराम से कंटिन्यू देख लीजिएगा। प्रारंभिक कलाकोण की वैल्यू भी अपन ने निकाली हुई है। और इसी तरह तीव्रता संपोषी व्यतिकरण के लिए रूट में i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर और विनाशी व्यतिकरण के लिए रूट में i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये अब मैंने सॉल्व भी की थी तीव्रता भी। अब पथांतर भी दिया हुआ है जो मैंने पहले बता दिया। पथांतर क्या होता है? पथांतर हम जानते हैं कि कलांतर फाई इक्वल टू के एक्स। अब क्या होता है? 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन लेमडा। ये ध्यान रख लेना साइड में, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, के क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। तो के क्या होता है, मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देता हूँ। तरंगों में अपने पढ़ा था के होता है कलांतर व पथांतर का अंतर, अनुपात। क्या होता है? अनुपात। कोई भी तरंग जाती है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? पथांतर लेमडा। ये क्या है? पथांतर। कलांतर कितना है? ये पाई, ये पाई, तो कितना है? 2 पाई। उनका अनुपात, अनुपात का मतलब जिंदगी भर याद रखना बट्टा होता है। तो 2 पाई अपॉन लेमडा जो होता है वो के की वैल्यू होती है। तो अपन ने इससे लिख दिया 2 पाई अपॉन लेमडा, एक्स की जगह पे एक्स। ठीक है, ये तरंग संचरण नियतांक कहलाता है। कि क्या कहलाता है? तरंग संचरण नियतांक। उसके बाद में पथांतर के इनको टर्म चेंज करना, एक्स निकालना है, तो ये लेमडा अपॉन 2 पाई चला गया, उल्टा हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए ये क्या होता है? लेमडा अपॉन 2 पाई, फाई की वैल्यू 2n पाई बराबर होती है, तो x इक्वल टू एन लेमडा, जो मैंने लिखा है वही है। और यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण के लिए 2 पाई विषम गुणज होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस फाई इक्वल टू -1, साइन फाई इक्वल टू 0। उसके बाद में a2 अपॉन a1, ये सब चीज़ें आ गई और पथांतर की वैल्यू दे दी हुई। तो इसमें पथांतर ध्यान रखना, एक्स होता है अपने 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये मैंने जैसे पहले भी लिखा था, ये होता है पथांतर विनाशी व्यतिकरण के लिए। और उसके बाद में आयाम अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, आयाम कितना होता है? a2 माइनस a1। प्रारंभिक कलाकोण अपन ने ये भी पीछे आराम से कैलकुलेट किया हुआ है, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। और विनाशी व्यतिकरण के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला ये भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और -1 आ जाएगा, प्लस वाले के लिए अपन ने कैलकुलेट किया, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो i1² ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद में ये संपोषी व्यतिकरण का चित्र, ये संपोषी व्यतिकरण का डायग्राम है और ये विनाशी व्यतिकरण का डायग्राम है। दोनों डायग्राम भी मैंने स्टार्टिंग में पहले से बना के समझाए थे। ये रहा पथांतर, इसका पथांतर का फॉर्मूला 3 बार सॉल्व करके बता दिया मैंने। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। तो फाई की वैल्यू क्या रखनी है? 2n प्लस 1 पाई रखनी है, तो इससे ये आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। क्योंकि ये 2 रह गया, पाई से पाई कट गया, क्या हुआ? पाई से पाई कैंसिल, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, एकदम आसान। और n की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 3 कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों तरंग के आयाम बराबर हो, दोनों तरंग के आयाम बराबर हो, माना a1 बराबर a2 बराबर a, तब परिणामी तरंग क्या आ जाएगी? 2a cos फाई बाई 2। क्या आ जाएगी? 2a cos फाई बाई 2। तरंग का कोण कितना आ जाएगा? a1 और a2 की वैल्यू जैसे अपन ने बराबर रखेंगे तो फाई आ जाएगा, थीटा आ जाएगा फाई बाई 2, क्योंकि ये tan बन जाएगा। पूरी सिंपल कैलकुलेशन है। परिणामी तरंग की तीव्रता I इक्वल टू, इसमें i1 और i2 को भी I0 लग देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में 4I0 cos। इसको सॉल्व कर लेते हैं, I0 प्लस I0 जहाँ जहाँ पे I1 I2 है वहाँ पे I0 डाला, इसको रुक के सॉल्व कर लेते हैं आराम से। I0 2I1 I2 cos फाई होता है, तो I0 डाला, तो ये हो गया 2I0। I0 इंटू I0 क्या हुआ? I0 cos फाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2I0 कॉमन आ रहा है, 2I0 कॉमन लिया, ये 1 प्लस कॉस फाई आया। 1 प्लस कॉस फाई का होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 फॉर्मूला होता है। ये आगे जाके मेलस का नियम भी बनेगा। 2 इंटू 2 4 हो गया, आई इंटू आई I0 हो गया, कोस स्क्वायर फाई, तो I इक्वल टू 4I0 कोस स्क्वायर फाई आ गया परिणामी तरंग की तीव्रता। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग चलता है
देखो बच्चों, आपको पूरा वीडियो एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक साथ देखोगे समझ में नहीं आएगा, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज देख लेना और प्रिंट आउट कटवा के पीडीएफ नोट जरूर पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। मेरे को वीडियो आज ही ओवर करना है क्योंकि मेरे फिर टाइम नहीं निकाल पाता बनाने के लिए, और फरवरी तक, वरना आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस तो अपलोड कर ही देंगे चैनल पर। तो यंग की द्विरेखा छिद्र प्रयोग, यानी कि इसे यंग द्विस्लिट प्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग द्विस्लिट प्रयोग। तो यंग द्विजिरी या द्विस्लिट या द्विरेखा प्रयोग के व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। इसमें क्या होता है, अपन एक प्रकाशिक स्तोत्र लेते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्णी प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन व्यतिकरण के बारे में डिटेल में पढ़ा था। व्यतिकरण की घटना केवल तभी होती है जब अपन एक टाइप का प्रकाश लेते हैं। अब इससे समान दूरी पर ये और ये इक्वी डिस्टेंस पर है। अपन ने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था कि अगर ये लाइट तरंगाग्र आगे जाएंगे तो द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, और अब इससे द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होगी, और ये जो साइज है वो इक्वल है, ये और ये साइज इक्वल है, तो यहाँ से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी वो भी इक्वल होगी। अब ये तरंगिकाएं कंटिन्यू चल रही है। अपन कोई भी वेव्स देखते हैं, ठीक है, ये दो क्यों बनाए? वेव्स होती है ऐसी, वेव्स होती है ऐसी, ठीक है। तो डॉटेड लाइन का मतलब है वेव्स का निचला हिस्सा। क्या है? निचला भाग। और इस लाइन का मतलब है ऊपरी भाग। ये चीज ध्यान रखना है। तो जब वेव्स के दोनों ऊपरी भाग, जैसे अभी अपन ने व्यतिकरण में देखा था, दोनों ऊपरी भाग आपस में टकराते हैं तब होता है समपोषी व्यतिकरण, और जब वेव्स के दोनों निचले भाग आपस में टकराते हैं तब होता है समपोषी व्यतिकरण। लेकिन जब एक ऊपरी और एक निचला भाग टकराता है वेव का आपस में, तब होता है विनाशी व्यतिकरण। तो जहां जहां पे दोनों डार्क लाइनें हैं, ठीक है, दोनों डार्क लाइन आपस में कट कर रही है, दोनों डार्क लाइनें या फिर दोनों डॉटेड लाइनें भी, दोनों चीजें ध्यान रखना। उस जगह पर क्या है? उस जगह पर है, अब इसको दिखाई नहीं देगा, उस जगह पर अपना हो रहा है समपोषी व्यतिकरण। बट जहां जहां एक डार्क और एक वाइट, सॉरी एक डैश और एक कंप्लीट लाइन आपस में कट कर रही है, वहां पे होगा विनाशी व्यतिकरण। बहुत चित्र खराब होने वाला है, ईमानदारी से कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जहां जहां पे ब्लू सर्कल है विनाशी व्यतिकरण, जहां जहां पे पिंक सर्कल है समपोषी व्यतिकरण। आप मेरी लाइनों को याद रखिएगा। जब भी दोनों समान, चाहे ऊपरी या निचले भाग आपस में टकराएंगे, तब होगा समपोषी व्यतिकरण। जब भी एक निचला या एक ऊपरी भाग आपस में टकराएंगे, यानी विपरीत भाग, तब होगा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण से अपन को पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये मिलेगा विनाशी व्यतिकरण से अपन को डार्क भाग, ठीक है, अदीप्त। क्योंकि अपन ने देखा था विनाशी व्यतिकरण से प्रकाश खत्म हो जाएगा, डायग्राम में भी समझाया था। ये वाले डायग्राम एक मिनट में निकाल लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। और अगर इक्वली डालेंगे, इक्वली आयाम, अब a1 और a2 इक्वल ले लेंगे तो a1 माइनस a2 बराबर 0, तो ऐसी प्रकाश। तो उस कंडीशन में a1 और a2 अपन ने इक्वल प्रकाश लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन को काले भाग मिलेंगे क्योंकि प्रकाश ही नहीं होगा, कुछ प्रकाश ही नहीं होगा तो अपन को 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी समपोषी व्यतिकरण होगा तब तो अपन को 2a1 बड़ा मिलेगा, तो उस कंडीशन में अपन को प्रकाश फुल मिलेगा और चमकीला फ्रिंज प्राप्त होगा। चमकीला या दीप्त फ्रिंज, और इसको अदीप्त या काली फ्रिंज कहेंगे, ठीक है। चमकीला और दीप्त एक ही है, और काली या फिर डार्क फ्रिंज एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपने हैं, समझते हैं इसको कैसे। बनावट। यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एकल स्लिट एस रखा जाता है तथा थोड़ी सी दूरी पर एक गत्ता रखकर इस पर दो छिद्र S1 व S2 करते हैं तथा इनसे थोड़ी दूरी पर पर्दा रखा जाता है। चित्रानुसार ये अपन ने देखा आराम से, ये S है, समान दूरी पर S1 और S2 एक गत्ते पे छिद्र कर लेते हैं। अब गत्ते के आर पार लाइट होगी और इसके सामने ये क्या रखा हुआ है अपने? पर्दा। ये क्या है? पर्दा। ये गत्ता है, गत्ते पे दो छिद्र किए हुए, ये अपना स्तोत्र है लाइट का। इस तरह से अपन इसको समझ रहे हैं। अब ये बनावट होगी। कार्य विधि कैसे करती है सारा मैंने अच्छे से समझा दिया। एकल रेखा छिद्र में प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित करता है, ये तरंगाग्र है। तरंगाग्रों में सुरंगों को सतत रेखा यानी
यानी कि कंटिन्यूअस लाइन तथा गर्तों को विच्छिन्न रेखा यानी डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाए। ये ऊपर वाला भाग होता है, जैसे मैंने बता भी दिया था, निचले वाले भाग को डॉटेड बताया, ये होता है गर्त, गर्त यानी पाताल में। ऊपरी भाग को बोलते हैं श्रृंग। क्या है? श्रृंग। तो ऊपरी भाग श्रृंग है, निचला भाग गर्त है। श्रृंग को अपन ने पूरी डार्क लाइन से और उसको गर्त को अपन ने डॉटेड लाइन से दिखाया है। गर्त के मिलने पर चमकीली फ्रिंज या तो श्रृंग श्रृंग मैंने कहा समान, और या फिर जब भी श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त आपस में मिलेंगे, यानी कि जब भी दोनों डॉटेड लाइन या फिर दोनों डार्क लाइन मिल रही है तब अपन को चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। बट श्रृंग और गर्त अगर आपस में मिले तब अपन को काली फ्रिंज प्राप्त होती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से समझा भी दिया अभी। तो काली व चमकीली फ्रिंज एकांतर क्रम में एक समान चौड़ाई की होती है। इनके बीच की लेंथ, ये डिस्टेंस इक्वल है, तभी तो ये डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये अपन ने समझ लिया, अच्छे से समझ में आया। कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वगैरह सब आगे आने वाले, अपन उसको पढ़ेंगे। यंग, अब अपन करते हैं यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। ये जो है इन फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपन को। ये कितनी है? इन फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो अपन ने देख लिया कि इक्वल है, तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने क्या थी? फ्रिंज चौड़ाई। क्या थी? फ्रिंज चौड़ाई। अपन को पता है एक स्रोत S से पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे S1 S2 स्रोत है। अब गत्ता, ये क्या है? गत्ता। इस पर्दे पर अपन को फ्रिंजें प्राप्त होती है, चमकीली और काली, दो कलर की फ्रिंजें प्राप्त होती है। अपन ने प्राप्त किया था, मान लो यहाँ से अपन को फ्रिंज प्राप्त हो रही है y डिस्टेंस पे, तो ये अपनी फ्रिंज की चौड़ाई है y। इसकी डिस्टेंस को कैपिटल D माना, यहाँ पे स्मॉल d लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, इसको मिलाया, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ये अपना डेल्टा x पथांतर है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एंगल थीटा माना है। तो इस वाले डायग्राम को अपन इसमें प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ये अपना प्रॉपर डायग्राम है। S स्त्रोत से S1 S2 द्वितीयक स्तोत्र कहलाएंगे। ये अपना प्राथमिक स्तोत्र, ये द्वितीयक स्तोत्र। उसके बाद में ये फ्रिंज चौड़ाई y हो गई, ये अपना डेल्टा x हो गया, पथ का अंतर। और उसके बाद में अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। कौन सा? S1 S2, उसके बाद में 90 पे A, बीच में अपने यहाँ पे O, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। और यहाँ पे O। इस चीज़ को समझिए, ये अगर थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ, ये समझना है। तो त्रिभुज ये पूरा क्या है? 90, पूरा क्या है? 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा 90 है, तो ये क्या बचेगा? थीटा। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता इस चीज़ को समझने का। अब ये एंगल थीटा है, ये ध्यान रखना। अब अपन आते हैं इस त्रिभुज में। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज OP O डैश में। अपन को y ज्ञात करना है, तो y अपॉन ये डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D। तो y क्या है अपना? y है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 यहाँ पे है, तो कर्ण तो नहीं होगा। ये बची हुई भुजा क्या है? आधार, ठीक है। और लंब बटा आधार अपन क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास में आया है y अपॉन D। थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, अतः tan थीटा लगभग लगभग थीटा। इस कारण थीटा इक्वल टू y अपॉन D, ये समीकरण 1 आई। इसी प्रकार अब अपन त्रिभुज लेंगे S1 S2 S डैश। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अपन? इसको यहाँ पे देखें, ये त्रिभुज ले रहे हैं S1 S2 A, त्रिभुज S1 S2 A में, ठीक है। अपन के पास में क्या क्या है? D है, एक मिनट बना ही लेते हैं। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने लंब 90 है, 90 के सामने कर्ण। तो पहले लिख देते हैं लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब कितना अपना? थीटा के सामने वाली भुजा पे लंब, तो डेल्टा x कितना है? डेल्टा x। कर्ण कितना है? D। वापस थीटा बहुत छोटा है, तो इसको थीटा लिख सकता हूँ मैं। ये कि ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है,
तो यहाँ पे साइन थीटा लगभग थीटा हो जाता है, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 दोनों से अपन के पास में क्या, ये थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से y अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी। फ्रिंज चौड़ाई अपन को y ज्ञात करनी थी, तो डी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में y इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये अपनी फ्रिंज चौड़ाई है। अपन को नेक्स्ट हेडिंग है चमकीली फ्रिंज। चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए अपन को ध्यान रखना है, चमकीली फ्रिंजों के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, एन लेमडा। अपन ने देखा था कि एन लेमडा यानी कि लेमडा बाई 2 नहीं होना चाहिए, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा होना चाहिए, तो एन लेमडा हो जाएगा। उसके बाद में चमकीली फ्रिंजों के लिए एन लेमडा समीकरण में मान रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एक्स की जगह एन। अब डेल्टा एक्स की जगह अब इस समीकरण में अपन एन लेमडा चमकीली फ्रिंज के लिए क्या करते हैं अपन, इस समीकरण में कौन सी समीकरण, y इक्वल टू अपन ने निकाली थी डेल्टा एक्स अपॉन डी इंटू डी। चमकीली के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, तो y इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, ठीक है। और nवीं कक्षा के लिए और n+1वीं कक्षा के लिए ये nवीं फ्रिंज और ये n+1वीं फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। पहले n+1वीं फ्रिंज के लिए y n+1, ये n हो गई, ये n+1, ये क्या है n+1 लेमडा कैपिटल बी डी बाई डी। इस समीकरण को अपन एक नाम दे देते हैं, इस समीकरण को दो नाम दे देते हैं, दोनों समीकरण को अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपन के पास में दीप्त फ्रिंज आ जाएगी उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर, ठीक है। दीप्त फ्रिंज, दीप्त का मतलब चमकीली फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज y n+1 माइनस वाई एन बीटा दीप्त। दीप्त बोलो या चमकीली बोलो, तो इसमें वैल्यू रखते हैं अपन n+1 लेमडा डी बाई डी माइनस एन लेमडा डी बाई डी। दोनों में ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है, कॉमन, लेमडा डी अपॉन डी ब्रैकेट में n+1 माइनस एन, एन से एन गया, क्या बचा, 1 बचा, 1 इंटू ये आएगा। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, ये अपन ने देख लिया कि एन पे डिपेंड नहीं करता, लेमडा डी बाई डी। कैपिटल डी पर्दे और गत्ते के बीच यानी स्त्रोत्र के बीच की दूरी, स्मॉल डी दोनों स्त्रोत्र के बीच की दूरी, और लेमडा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ये दीप्त फ्रिंज के लिए आई है, ठीक है। अब अपन काली फ्रिंजों की भी चौड़ाई इसी प्रकार याद कर सकते हैं, वापस पूरा उसमें लेमडा बाई 2 होता है और इससे भी वही आंसर आएगा। कैसे, दीप्त फ्रिंज के लिए भी यही पथांतर क्या होता है, 2n+1 लेमडा बाई 2, उनके बीच उनके लिए एन लेमडा और यहाँ पे लेमडा बाई 2, तो वापस यही वाई एन के लिए 2n+1 और n+1 के लिए 2n+1 वाली वैल्यू पुट कर दी, और अदीप्त फ्रिंज के लिए दोनों का माइनस, जैसे ही अपन माइनस करेंगे दोनों में लेमडा डी अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन 2d कॉमन लिया, ये माइनस 2n से 2n गया, 1 से 1 गया, 2 बचा, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, वापस इससे भी कितना आया, लेमडा डी बाई डी, कैपिटल डी बाई डी। इससे अपन कह सकते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी यही आ रही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाइयाँ क्या होती है, समान होती है। अगली हेडिंग अब हमारे सामने आएगी। अब तक अपन ने देखा कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयाँ समान होती है। नोट्स आपको पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर अपन प्रकाश की कण प्रकृति को माने, अपन ने पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये अपनी एक टॉर्च है, ये एक स्तोत्र है, गत्ता मान लो कोई भी, ठीक है। विवर्तन ऐसी घटना कि प्रकाश किनारों से मुड़ता है। जैसे अपन ने टॉर्च मारी, प्रकाश को ऐसे आके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अंधेरा, पर इस घटना में अपन क्या देखते हैं, प्रकाश ऐसे मुड़ता है, उसके बाद टर्मिनल से सीधी रेखाओं में आता है। ये घटना आप किसी टॉर्च के आगे करके देख सकते हो। किसी टॉर्च को किसी गत्ते के आगे रखोगे, उसके किनारों से लाइट आएगी, तो ये प्रकाश की घटना कि किसी टॉर्च पे ये गत्ता है, इसको अपन डार्क भी कर देते हैं,
तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? किसी प्रकाश वस्तु से आने वाले प्रकाश का किसी अवरोधक द्वारा रोकने पर प्रकाश का उसे किनारों से मुड़कर आगे आना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मेन प्रोसेस तो यही है। तो इसको नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यही प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जो परिभाषा मैंने बोली वो थोड़ी बड़ी है, वो लिख लीजिएगा वीडियो के साथ साथ। विवर्तन की आवश्यक शर्त है द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही है, पर्दे से टकराया। अब यदि पर्दे ये ए बहुत जोरदार हो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा हो तब भी कुछ नहीं होगा। अब जब ए बड़ा हो लगभग पर्दे से, तो मतलब थोड़ा बड़ा है, तो कुछ प्रकाश मुड़ेगा। अब अगर बराबर हो तो प्रकाश बहुत ज़्यादा निकलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपन को। विवर्तन के प्रकार, विवर्तन को मेनली अपन घटना एक ही होती है, नोट्स में थोड़ी टिपिकल रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेन क्या घटना एक ही होती है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया तो अपन दो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। ऐसा विवर्तन जिसमें द्वारक या अवरोधक का प्रकाश स्रोत व पर्दे से दूरी सीमित हो, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। यानी कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, एक लिमिटेड डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, तो ये क्या है, फ्रेनल विवर्तन। ऐसा विवर्तन जिसमें अवरोधक या द्वारक की प्रकाश या पर्दे से दूरी अनंत हो, अनंत दूरी पर हो, तो ऐसा विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है, थ्योरी के रूप में। फ्रेनल विवर्तन पहला अंतर तो क्या होगा, दूरी सीमित, दूरी अनंत, एकदम क्लियर है, यही ध्यान रखना है। अब पहली चीज, अनंत दूरी के लिए अपन ने देखा था कि कम दूरी के लिए अपन को गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। अनंत दूरी के लिए पहले पढ़ चुके अपन समतल तरंगाग्र प्राप्त होंगे, ठीक है। इसमें एकल विवर्तन होता है, इसमें एक से अधिक विवर्तकों द्वारा विवर्तन सम्मिलित है। जैसे बहुत दूर से आ रहे हैं तो अच्छे से अपन को पता ही है बहुत सारा विवर्तन होगा। इसमें विवर्तन प्रतिरूप केंद्र विवर्तक से पर्दे के आकार के अनुसार अदीप्त और दीप्त फ्रिंज होता है, ठीक है। इसमें अदीप्त और दीप्त फ्रिंज, जैसे अभी अपन ने ये पढ़ा था, काली चमकीली ऐसी पट्टियाँ प्राप्त होगी। और इसमें केवल चमकीला, क्योंकि सदैव प्रदीप्त ही होगा, जो अपन को वो अंधेरा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इसमें विवर्तन प्रतिरूप केवल और केवल प्रदीप्त होगा। इसकी सैद्धांतिक विवेचना जटिल और केवल सन्निकट मान तक ही है, यानी अपन आस पास तक ही जा सकते हैं। इसकी विवेचना काफ़ी सरल परिशुद्ध गणित की सहायता से ज्ञात हो सकती है। इसकी वैल्यू फाइंड करना इजी है, इसकी वैल्यू फाइंड करना हार्ड है थोड़ा सा। इस विवर्तन में स्रोत व पर्दे की विवर्तक दूरियां महत्वपूर्ण है। कितना गैप है, इसमें अनंत दूरी है तो कितनी भी दूरियां रखो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एंगल महत्वपूर्ण है। इसमें विवर्तन तरंगाग्रों का विवर्तक का झुकाव यानी कि कोण, क्या कोण महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रक्षेप लेंस या दर्पण की सहायता के बिना किए जाते हैं। इसमें प्रक्षेप लेंस यानी कि दूरदर्शक लेंस की सहायता से किए जाते हैं। इसमें बिना किसी उपकरण के प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपतित व विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही समतल होंगे। इन स्टार पॉइंट है। अब अपन डायग्राम के थ्रू आगे समझते हैं। एकल, इन दोनों में अंतर पड़ा है, अंतर के रूप में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। एकल छिद्र रेखा द्वारा प्रकाश का विवर्तन अपन को देखने क्या घटना हुई, प्रकाश आया स्रोत के थ्रू और इसमें अपन ने उत्तल लेंस लिया। अब लेंस लिया हुआ है तो अपन को समझ लो कि कौन सा, ये है फ्रॉनहोफर विवर्तन। उसके बाद में प्रकाश किरणें आई, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को सीधा कर देता है। अब ये सीधी प्रकाश किरणें जब इस पर्दे के छिद्र से टकराई तो ये मुड़ के जाएगी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज देगी, जो अपन ने अभी पढ़ा था। अब अपन इसको देखते हैं। मानना ए चौड़ाई वाला एक छिद्र रेखा, इसकी गैप कितना लिया, ए है, जिसमें कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया है। ये रहा पर्दा रखा हुआ है, इसको आगे समझते हैं। एक प्रकाशिक स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, जिससे निकलने वाली समांतर किरणें द्वारक पर आपतित होती है। ये प्रकाशिक स्रोत के सामने, एक प्रकाशिक स्रोत के सामने उत्तल लेंस रखा गया है, इससे जाने वाली स्रोत किरणें इस छिद्र पर आपतित होती है। यही पढ़ा है अपन ने, द्वारक पर आपतित होती है। द्वारक से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलता है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पर्दे पर फ्रिंजों का निर्माण होता है, जो भी अपन ने पढ़ा था, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज। द्वारक से चलने वाली तरंगिकाएं
द्वारा बिंदु P पर फ्रिंज निर्माण होता है। ये रहा बिंदु P, द्वारक से निकलने वाली फ्रिंजों से बिंदु P पर फ्रिंज निर्माण होता है। इसके बारे में अपन ने डिटेल में पीछे पढ़ लिया है और अच्छी से खासी कैलकुलेशन भी कर चुके हैं अपन, तो अपन ज़्यादा नहीं करने वाले। अब क्या है, द्वारक से चलने वाली तरंगाएं बिंदु बिंदु पर फ्रिंज निर्माण करती है। द्वारक के बिंदु A से C तक चलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर CM है चित्र में। अब अपन चित्र में देख लेते हैं। पथांतर मैंने जैसे पहले बताया डेल्टा x, तो ये इस बार क्या है CM है। अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को एक बार के लिए बना लेते हैं। तो अपन को वापस वही जो कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले की थी, साइन थीटा CM अपॉन AC, AC इक्वल टू CM साइन थीटा, AC की वैल्यू A दे रखी है, पथांतर CM इक्वल टू A साइन थीटा। पथांतर क्या आ गया, A साइन थीटा। उसी प्रकार माना A से C तक चलने में तरंगाओं के मध्य पथांतर लैम्डा लिया है, तो आप बताओ दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी या अदीप्त? लैम्डा में होती है दीप्त फ्रिंज। क्या होती है? दीप्त फ्रिंज। इस पथांतर को दो बराबर भागों λ/2 में तोड़ने पर प्रत्येक भाग λ/2 होने के कारण काली फ्रिंज। अब λ/2 में तोड़ा तो काली फ्रिंज बनेगी। इसके परिणाम स्वरूप बिंदु P पर काली फ्रिंज बनेगी। अर्थात जब पथांतर लैम्डा हो तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर लैम्डा। समीकरण 1 व 2 क्या आई, इसमें पथांतर डेल्टा x की बात करें, पथांतर लैम्डा आया, इसमें पथांतर A साइन थीटा, तो लैम्डा की वैल्यू A साइन थीटा क्या हो गई, लैम्डा की वैल्यू A साइन थीटा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। इसमें क्या आया था, डेल्टा x इक्वल टू A साइन थीटा और इसमें डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा। तो दोनों ही समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों इक्वल हो गई, तो लैम्डा इक्वल टू A साइन थीटा। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए भी A साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, A साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब जब A व C से चलने वाली तरंगाओं के मध्य पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 हो तो चमकीली फ्रिंजों का निर्माण होगा। ठीक है, अब पथांतर को आधा कर दिया तो अपन को चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। चमकीली फ्रिंजों के लिए A साइन थीटा इक्वल टू λ/2, A साइन थीटा इक्वल टू 3 λ/2, A साइन थीटा इक्वल टू 5 λ/2। व्यापक रूप से A साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस λ/2, यानी कि जो अपन ने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट पथांतर जो होगा λ/2 रखने पे दीप्त फ्रिंज और लैम्डा रखने पे अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपन व्यतिकरण के लिए ऊर्जा विकिरण वक्र। व्यतिकरण के लिए ऊर्जा विकिरण वक्र हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि व्यतिकरण फ्रिंजों की तीव्रता I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये मैंने पीछे प्रूव करवाया है पूरा। समपोषी व्यतिकरण के लिए I इक्वल टू 4I0 और विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता 0, क्योंकि अपन को पता है इसमें 2π का गैप चलता है, इसमें π का गैप चलता है। अब विनाशी, ये सब देख लिया। विवर्तन के लिए ऊर्जा वक्र, तीव्रता क्या रहती है, नियत रहती है 0। ठीक है, अब पहली उच्चिष्ट के लिए क्या है, तीव्रता I इक्वल टू 4I0, ये हो गई अपनी तीव्रता कंटिन्यू। तीव्रता का ग्राफ ये रहेगा। तीव्रता कैसे, I इक्वल टू 4I0, उसके बाद 0, फिर 0 डिग्री के कोण पे, यहाँ पे अपन के कोण लिखे हुए हैं, 0 डिग्री के कोण पे मैक्सिमम, फिर पाई पे मिनिमम यानी कि 0, फिर 2π पे मैक्सिमम, फिर 3π पे 0, इसी तरह फिर 4π पे मैक्सिमम, 4π यहाँ पे, ये 5π पे 0, इधर ही ऐसा चलेगा, उधर भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, और विवर्तन के लिए ऊर्जा विकिरण वक्र, ऊर्जा जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ऊर्जा कम होती जाती है, तो ऊर्जा कम होगी तो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, उससे धीरे धीरे जाएंगे। जैसे अपन लाइट स्रोत से दूर जाते हैं तो रोशनी कम होने लगती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक सन तो नहीं लेते हैं अपन, उससे तो लगभग एक ट्यूब लाइट है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, ये वाला बच्चा ज़्यादा इच्छा से पढ़ेगा, ये वाला कम। तो जैसे यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम, दूर जाने पे तीव्रता धीरे 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 कम हो रही है। इसी प्रकार अगर अपन इस डायरेक्शन में भी दूर जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, धीरे 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 तीव्रता कम। तो इस प्रकार का ग्राफ अपन को प्राप्त हो गया, तीव्रता मैक्सिमम, उसके बाद दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम हो रही है। ये द्वितीयक उच्चिष्ट, ये तृतीयक उच्चिष्ट, इस प्रकार से अपन को उच्चिष्ट प्राप्त होते रहेंगे।
अच्छे से विवर्तन ऊर्जा के लिए वक्र अपन ने लिख लिए। अब प्रकाश के विवर्तन की ध्वनि में विवर्तन की तुलना, ठीक है, प्रकाश के विवर्तन की और ध्वनि के विवर्तन की अपन तुलना करवा रहे हैं। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है द्वारक या अवरोधक का आकार तरंगों के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, पहली कंडीशन। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि की होनी चाहिए। तरंगदैर्घ्य कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर की कोटि की। हमारे व्यवहारिक जीवन में अवरोधकों व द्वारकों का आकार भी 1 कोटि का ही होता है, इसी मीटर की, इसी कोटि का होता है, यानी 1 मीटर की कोटि का होता है। फलस्वरूप ध्वनि तरंगे आसानी से विवर्तित हो जाएगी, यानी उनमें विवर्तन आसानी संभव है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है तथा हमारे व्यवहारिक जीवन में इस कोटि का अवरोधक नहीं मिलते हैं, यानी तो छोटे अवरोधक नहीं मिलते हैं। इससे प्रकाश तरंगों का विवर्तन साधारणतः विवर्तन मुश्किल है। अब अपन इंपॉर्टेंट ये हेडिंगों के रूप में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो समझ भले कमाए, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आप कम से कम नोट्स उतारिएगा, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से की घटना विवर्तन कहलाती है, ठीक है। स्तोत्र के द्वारा द्वितीयक तरंगिकाएं और व्यतिकरण सीधे स्तोत्र प्राथमिक तरंगाग्रोह, ठीक है। तरंगाओं के अध्यारोपण के व्यतिकरण की घटना को कहते हैं। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाती है, जबकि फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती रहती है, काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती रहती है। अपन को पता है कि दूर जाने पे प्रकाश कम होता जाता है, इसका मतलब अपन कहेंगे कि काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ रही है और चमकीली फ्रिंजों की कम हो रही है। इसमें सेम रहता है, काली व चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान रहती है। केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक चमकीली होती है तथा तीव्रता घटती जाती है। उसके बाद में जैसे अपन ने अभी बताया था कि कंटिन्यू इसमें तीव्रता सर्वाधिक चमकीली, उसके बाद कम चमकीली और कम चमकीली, ऐसे ज़्यादातर प्रकाश की चौड़ाई घटती जाती है। और ये ग्राफ थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा ये मोटे, उसके बाद पतले होते जाएंगे। ये जो चमकीले है ना, ये लगातार पतले होते जाएंगे, ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना है। उसके बाद में काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होगी, यानी काली फ्रिंजें हमेशा प्राप्त होती रहेगी। काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य भी हो सकती है, इसमें कभी काली फ्रिंजें प्राप्त ही ना हो संपोषी व्यतिकरण में। उसके बाद में विवर्तन से फ्रिंजों के मध्य एक अच्छा विप्रयास नहीं होता। विवर्तन में अपन को लॉस होता है, व्यतिकरण ऊर्जा का लॉस होता है। किस चीज़ का लॉस होता है? ऊर्जा का लॉस। व्यतिकरण में फ्रिंजों के मध्य अच्छा विप्रयास है, यानी कि जो तरंगे हैं वो अच्छे से मिक्स हो पाती है और अपन को रिजल्टेंट अपन को जो चाहिए उसके अनुसार मिल पाता है। ये दोनों के मध्य अंतर है। एकल जीरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन। इसमें ध्यान रखना उल्टा काम हुआ था, उसमें λ/2 पे चमकीली फ्रिंज है और लैम्डा पे अदीप्त फ्रिंज है। विवर्तन में एकल जीरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन कर लेते हैं। एक झिरी या स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए 2 रेजर व बल्ब लेते हैं। 2 ब्लेडों को एक दूसरे से समांतर रखकर एक संकीर्ण झिरी का निर्माण करते हैं। इस झिरी के एक तरफ विद्युत बल्ब रखकर दूसरी तरफ देखते हैं तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है। ये 2 ब्लेडें ली हुई है, यहाँ पे अपन ने स्तोत्र लेके लट्टू जगाया और इस तरफ देखते हैं तो इधर अपन को चमकीली, काली, काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर काली, इस तरह की फ्रिंजें लगातार प्राप्त होगी, ठीक है। ये प्रयोग अपन घर पे करके भी देख सकते हैं। अब किरण प्रकाशिकी की वैधता व फ्रेनेल दूरी। किसी द्वितीयक पर्दे पर वह दूरी जिस पर समांतर किरणें विवर्तन से बने केंद्रीय उचिष्ट व निम्निष्ट केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई द्वारक की चौड़ाई के बराबर हो, फ्रेनेल दूरी कहलाती है। इसे FZ से प्रदर्शित करते हैं। ए साइज वाले द्वारक के लिए केंद्र उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई λ/a। यदि इसी प्रकार पुंज द्वारक से Z दूरी पर रखे कोणीय उचिष्ट की चौड़ाई Z होती है। जब Z = ZF हो तो कोणीय चौड़ाई द्वारक के आकार के बराबर होगी, अतः A = ZF/a, या फिर अपन कह सकते हैं A डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो A² / λ = ZF। ZF से कम दूरियों के लिए विवर्तन के कारण केंद्रीय उचिष्ट का विस्तार द्वारक से छोटा होता है। जब दूरी ZF के बराबर होती है तो केंद्रीय उचिष्ट का विस्तार द्वारक के बराबर होता है। ZF से अधिक दूरी के लिए विवर्तन के कारण केंद्रीय उचिष्ट का विस्तार द्वारक से बड़ा होता है। इस स्थिति में ही किरण विवर्तन वैध होता है। अब आते हैं विभेदन क्षमता, स्टार पॉइंट है। 2 वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। जैसे हमारे
ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। अपन इनको दो बॉल अपनी आंखों से देख पाएंगे। कब तक देख पाएंगे? जब तक ये हमारे फिक्स डिस्टेंस पर पड़ी हो। अगर इनको अनंत चांद पे ले जाके रख देंगे तो अपन देख पाएंगे वहां पे क्या पड़ा है क्या नहीं? तो नहीं देख पाएंगे। तो दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। यहाँ से स्टार पॉइंट है, ये विभेदन सीमा का उल्टा होता है। विभेदन सीमा दो वस्तुओं के द्वारक अभिदृश्यक से बना न्यूनतम कोण जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है, विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा क्या है? ये दोनों वस्तुएं, इनको मिलाने पर हमारी आंख का जो कोण बनेगा ये विभेदन सीमा, इस कोण का मान होता है फिक्स्ड। ठीक है, तो विभेदन सीमा जो कोण बनता है दो वस्तुओं को देखने पर वो बनता है, इसका मान फिक्स होता है। और विभेदन क्षमता का मान विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो क्षमता सीमा के उल्टा होता है। सीमा होती है कोण, क्षमता होती है अलग अलग देख पाने की कैपेसिटी। तो ये समझ में आया? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1/60 डिग्री यानी 1 मिनट होती है। यानी कि 1 डिग्री के कोण का 60वां हिस्सा 1 डिग्री, ये मिनट समय नहीं है, ये कोण की वैल्यू है, मैथ में आएगा। इसको 1 डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री जो होता है उसका भी 60 हिस्से करो, अपन उतने कम डिग्री के कोण में दो बिंदुओं के बीच का अंतर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार पॉइंट है। मानव नेत्र की विभेदन सीमा 1/60 डिग्री होती है या फिर 1 मिनट। किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती व अभिदृश्यक के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, द्वारक के व्यास कह सकते हैं अपन। विभेदन सीमा प्रकाश तरंगदैर्घ्य के समानुपाती और द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया? 1.22। तो विभेदन सीमा का फॉर्मूला बन गया 1.22 अपॉन लैम्डा। तो क्षमता का क्या बनेगा? इसका उल्टा होता है, विभेदन क्षमता बन जाएगा d अपॉन 1.22 लैम्डा। ये अच्छे समझ में आया? अब दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के लिए अलग अलग देख लेते हैं। दूरदर्शी, ठीक है, माना दो वस्तुएं S1 व S2 एक दूसरे से L दूरी पर अभिदृश्यक से D दूरी पर रखी हुई है। ये क्या? D दूरी पर रखी हुई है और ये द्वारक क्या है? 2a व्यास है इसका। दोनों के बीच की दूरी L है, ये D दूरी पर पड़ी है, बहुत दूर है डिस्टेंस। तो विभेदन सीमा क्या होगी? विभेदन सीमा अपन को पता है थीटा या फिर tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये अपने पास में थीटा के सामने वाली लंब और ये आधार हो गया। तो L अपॉन डी की वैल्यू, विभेदन सीमा का मान अभी अपन ने निकाला है कितना? 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। अब अपन 1.22 अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? 2a। तो यहाँ पे 2a लगाया तो कैपिटल 2a लगाया तो 2 की डिवाइड से गया तो 0.61 लैम्डा अपॉन ए आया विभेदन सीमा का मान या फिर L अपॉन डी। विभेदन क्षमता इसका उल्टा होता है। तो जो भी ये मान आया इसका उल्टा कर दो, जो भी ये मान आया उसका रिवर्स विभेदन क्षमता। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए ये का ये वापस अपन लेंस लेते हैं। ठीक है, तो लेंस अपन ने लिया अभिदृश्यक लेंस, जिसे अपन देखते हैं, हमारी आंख की तरफ रखा जाने वाला लेंस। मानना अभिदृश्यक वस्तु की तरफ रखा जाता है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अपन पिछले चैप्टर में जो अपन वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट, पिछले चैप्टर में देखेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में क्या होता है। ठीक है, दूरदर्शी में बड़ा लेंस, अब इस तरह से मैं एक बार के लिए तो बना ही देता हूँ और यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ वस्तु होती है, थोड़ा समझ ही लेते हैं। यहाँ वस्तु है तो ये बड़ा होता है दूरदर्शी में और ये छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ हमारी आंख होती है। ठीक है, और जबकि सूक्ष्मदर्शी में उल्टा होता है, छोटा लेंस आगे, बड़ा लेंस इधर, ये वस्तु और यहाँ हमारी आंख होती है। ठीक है, तो जो वस्तु की तरफ रखा जाता है उसे कहते हैं, जो वस्तु की तरफ रखा जाता है उसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, जो आंख की तरफ रखा जाता है उसे कहते हैं नेत्र लेंस। तो ये सूक्ष्मदर्शी का भी अपन ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस बना लिया। ठीक है, तो अब वही यहाँ पे भी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप कितनी है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, वही ऊपर लगाया था। चाप कितनी है? S और त्रिज्या कितनी है? F और उसकी वैल्यू कितनी है? 1.22 अपॉन लैम्डा डी। तो अब ये आई विभेदन सीमा और क्षमता इसके जस्ट उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर दिया।
तो ये विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता अपन ने देखा। विभेदन सीमा एक हमारी आंख का या सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया कोण है। क्षमता वह गुण है जिसके द्वारा अपन दो वस्तुओं को अलग अलग समझ पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का ध्रुवण। चैप्टर मुझे पता है कम समझ में आएगा क्योंकि चैप्टर है वास्तव में बहुत लेंदी सा चैप्टर है। प्रकाश का ध्रुवण क्यों जरूरी है, क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये अपन ने पहले भी समझा था पीछे। लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। तरंग प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा तरंग संचरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा होती है, इसलिए इसे प्रकाश सदिश कहा जाता है। यह प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग के चारों ओर उपस्थित होते हैं। ये तरंग का चित्र अपन ने पीछे भी बनाया था अच्छे से, ठीक है, अलग अलग तरीके से। विद्युत क्षेत्र इस तरफ मोशन कर रहे हैं, कौन से तल में, एक्स वाई तल में विद्युत क्षेत्र, और एक्स जेड तल में चुंबकीय क्षेत्र, और एक्स दिशा में तरंग। ये अपन ने पहले भी लिखा था। वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में हो रहे हैं, और तरंग प्लस एक्स दिशा में जा रही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग की थी। अब इसका ध्रुवण क्यों जरूरी है, ध्रुवण क्या होता है समझते हैं। साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। ये 3D में चल रहा है। अब इसको एक प्लेन में, प्रकाश को प्लेन में रखना, उसका ध्रुवण कहलाएगा। साधारण प्रकाश को साधारण प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कहते हैं वह ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये नॉर्मल प्रकाश है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। अध्रुवित प्रकाश गोलाकार हो सकता है, समतलीय हो सकता है, रेखीय हो सकता है, वन दिशिक हो सकता है। इस प्रकार इसको कागज के तल में कंपन इस प्रकाश के कंटिन्यू है। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को अपन ने ध्रुवित करवाया तो ये वाइब्रेशन जो थे, जो पहले ऊपर नीचे हो रहे थे, ये रुक के एक पॉइंट पे होने लगे, एक प्लेन में। अब इसके केवल अंदर बाहर के वाइब्रेशन रहे, तल में करवा दिया अपन ने। अब केवल और केवल एक्स जेड प्लेन में एक्स वाई तल के सारे कंपन रुक गए। कागज के तल के लंबवत कंपन, सिर्फ कागज के तल में कंपन, सिर्फ कागज के तल के लंबवत कंपन, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रकाश है ये ध्रुवित प्रकाश है, कागज के तल के लंबवत। कंपन तल और ध्रुवण तल, इसको समझते हैं। अगर ध्रुवण समझ में नहीं है, आगे अपन दोबारा देखेंगे इसको। ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के कण ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करते हैं, कंपन तल कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्रुवित प्रकाश इस तल में गति कर कंपन कर रहे हैं, ये अपना कंपन तल है। ध्रुवण तल, ऐसा तल ध्रुवित प्रकाश का एक भी प्रकाश सदिश उपस्थित नहीं हो, ध्रुवण तल कहलाता है, ठीक है। अब ये अपन ने देखा, कंपन तल व ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा प्रतिच्छेदी रेखा तरंग संचरण की दिशा को बताती है। इन दोनों के प्रतिच्छेदी रेखा, ये तल है अपना कंपन तल। इस तल में अगर प्रकाश तरंगे कंपन कर रही है चलेगा। इस तल में ध्रुवण तल के अंदर एक भी प्रकाश का वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस तल में कर रहा है तो वो अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। और ये तरंग संचरण की दिशा, अब इसमें समझते हैं। इसमें कागज के तल के लंबवत हैं, कंपन कर रहे हैं, साथ ही कागज के तल के अंदर भी कंपन कर रहे हैं। अब जैसे ही अपन ने प्रकाश का ध्रुवण करवाया, क्या करवाया, ध्रुवण, इसने दोनों प्रकार के वाइब्रेशन को अलग अलग कर दिया। ये कागज के तल के लंबवत, तो लंबवत वाला प्रकाश हुआ अध्रुवित, और सिर्फ कागज के तल तल में है, और कागज के तल के लंबवत, ये अपना कागज है पूरा हमारे सामने, इसके लंबवत यानी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर एक ही लाइन में, तो ये जो प्रकाश हुआ कागज के तल के लंबवत, ये अपना हुआ ध्रुवित प्रकाश, सिर्फ कागज के तल के लंबवत, ठीक है। तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गए, ठीक है। ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है, ये अध्रुवित है। तो अपन क्या कहेंगे, यदि प्रकाश कम से कम दो या उससे अधिक तल में कंपन कर रहा है तो वो अध्रुवित प्रकाश होगा। प्रकाश को एक तल में कंपन करवा देते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा, ठीक है। ये ध्रुवण की घटना है। अब ध्रुवण की घटना को अपन ने अच्छे से देखा, इसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ध्रुवण को समझना इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश की वेव थी, इस
इसके कण इधर भी कंपन कर रहे थे, इधर भी कंपन। ध्रुवण अपन निकोल प्रिज्म द्वारा करवा रहे हैं, इधर भी कंपन कर रहे हैं, इधर भी, दो तल में कंपन कर रहे हैं और ये वेव जा रही है। निकोल प्रिज्म का जनरली अपन यूज करते हैं कोई भी क्रिस्टल का। अब इससे निकलेगा वो प्रकाश दो रूप में आएगा, एक प्रकाश केवल एक्स जेड तल में कंपन करेगा, एक प्रकाश केवल एक्स वाई तल में कंपन करेगा। ये दोनों प्रकाश अपन ध्रुवित प्रकाश कहेंगे, ये अपना अध्रुवित प्रकाश था। तो इससे ज़्यादा इसको खींचने का कोई फायदा नहीं है। आगे अपन देखते हैं प्रकाश का संसूचन। ठीक है, प्रकाश का संसूचन करने के लिए दो समांतर पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। जिस पोलराइड पर प्रकाश आपतित होता है उसे ध्रुवक तथा आंख के पास वाला पोलराइड विश्लेषक कहलाता है। इस पर प्रकाश आया, ये ध्रुवक, आंख के पास वाला पोलराइड यानी कि विश्लेषक कहलाया। ध्रुवक को स्थिर रखा जाता है, ये हिलता नहीं है, जबकि विश्लेषक को घुमाया जाता है, ये किसी भी कोण पर घूम सकता है। ठीक है, अब अध्रुवित प्रकाश आया, ध्रुवक ने क्या किया, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक कर दिया। ये दोनों डायरेक्शन में था, मान लो ये सारी डायरेक्शन में था अध्रुवित प्रकाश, इसको क्या कर दिया इसने, ध्रुवक कर दिया, यानी एक डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन कर दिए। हाँ, कोई भी कर सकता है उसमें कि ये एक्स वाई तल वाला प्रकाश दे या एक्स जेड वाला प्रकाश दे, पर अब एक डायरेक्शन में कर रहा है, अपन को ये पता है। अब ये विश्लेषक हमारे प्रकाश का संसूचन करने के लिए ध्रुवक पर आपतित प्रकाश करवाते हैं, फिर विश्लेषक को 360 डिग्री के कोण तक घुमाया जाता है। इस विश्लेषक को अपन ने हर एंगल तक घुमाया। विश्लेषक को घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित होती है तो निर्गत प्रकाश अध्रुवित रहता है। यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया तो प्रकाश क्या रहा, अब भी प्रकाश अपना क्या है, अध्रुवित है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम प्राप्त होती है तो प्रकाश क्या है, आंशिक रूप से ध्रुवित हुआ है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम व 2 बार शून्य, प्रॉपर कितनी, शून्य, तो निर्गत प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो गया। ये स्टार पॉइंट्स ध्यान में रखना है। जब यदि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे समांतर व्यवस्था, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है तो उसे क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्रॉसित व्यवस्था के अंदर क्या होता है, अगर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है उसे विपरीत करने पर शून्य तीव्रता प्राप्त होगी। ये रहा अपना अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवक द्वारा ध्रुवित हुआ, समांतर व्यवस्था विश्लेषक द्वारा हमारी आंखों पर प्राप्त हुआ। अब क्रॉसित व्यवस्था के अंदर क्या है, कोई प्रकाश, ये क्रॉसित के अंदर क्या है, अध्रुवित प्रकाश डाला, ध्रुवण हुआ, उसके बाद दोबारा विश्लेषक से निकालने पर प्रकाश की तीव्रता शून्य, यानी हमारी आंखों तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचा। ये प्रकाश का ध्रुवण था। नेक्स्ट हेडिंग है मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषण के मध्य कोण पर, अब इसको घुमाया जा सकता है, वो अपन ने देखा, तो कोण पर निर्भर करती है, कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि ध्रुवक व विश्लेषण के मध्य कोण थीटा हो तो मेलस के नियम के अनुसार ये समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आई नोट आ गया, प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। क्या है, प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। समांतर व्यवस्था में थीटा 0 डिग्री तो cos थीटा इक्वल टू 1, आई इक्वल टू आई नॉट। क्रॉसित में जब थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 0, आई इक्वल टू आई नॉट, cos 90 यानी 0 तो आई इक्वल टू 0। ये क्रॉसित स्थिति है, यानी क्रॉसित स्थिति अपन को 90 डिग्री पे प्राप्त मिलता है। cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्रॉसित व्यवस्था प्राप्त होती है अपन को। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, इसका थर्ड भी देख लेते हैं। जब थीटा 45 डिग्री पे हो तो 1/√2 उसका स्क्वायर किया 1/2, यानी कि 45 डिग्री पे तीव्रता क्या हो जाती है, आधी। और यही मेलस का नियम था। प्रकाश के ध्रुवण की विधियाँ, कैसे करवाते हैं प्रकाश को ध्रुवित। प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आकार की कोटि का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, माध्यम के कणों का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। साथ ही प्रकीर्णन के माध्यम से कण पर आपतित प्रकाश को अवशोषण कर नए प्रकाश की सभी दिशाओं में उत्सर्जन करते हैं, लेकिन आपतन की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश ध्रुवित होता है। ठीक है, अब क्या होता है, माध्यम के कण हैं ये, आपतित अध्रुवित प्रकाश, ये इस पे आया,
हर डायरेक्शन में प्रकाश डेवलप कराएगा, हर डायरेक्शन में प्रकाश निकालेगा, बट पर्टिकुलर 90 डिग्री पे जो प्रकाश उत्पन्न कराएगा वो होगा प्रकीर्णित ध्रुवित प्रकाश, बाकी प्रकाश अध्रुवित होकर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये स्टार पॉइंट था। परावर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण के लिए अपन क्या देखेंगे, ये अपना परावर्तन का डायग्राम है। आपतित किरण आती है, परावर्तित करके टकरा जाती है, तो अपन ने देखा कि जब परावर्तित किरण और परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन की घटना भी होती है, कुछ तिरंग परावर्तित हुई, कुछ आपतित हुई। परावर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है। क्या होता है? अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। और इस समय परावर्तन से जो प्रकाश निकला है वो परावर्तित ध्रुवित प्रकाश है। तो आप परावर्तन व अपवर्तन की घटना में आपतित प्रकाश जब की सतह से टकराकर परावर्तित होता है, साथ ही उसका कुछ भाग अपवर्तित होता है, तो जब आपतित तिरंग और परावर्तित तिरंग के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इस प्रकार दोनों प्रकाश ध्रुवित हो जाते हैं, परावर्तित भी और अपवर्तित भी। इसको अपन देख लेते हैं। इसे कहते हैं ध्रुवण कोण आईपी। ध्रुव आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश व अपवर्तित प्रकाश ध्रुवित हो, ध्रुवण कोण कहलाता है। यानी इसमें दोनों प्रकाश ध्रुवित हो जाएंगे। बूस्टर का नियम, जब कोई प्रकाश किरण बूस्टर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित व आपतित किरण के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। परावर्तित व अपवर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री जब कोण बनेगा उस समय आपतन कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण को कहेंगे ध्रुवण कोण। क्या कहेंगे? ध्रुवण कोण। क्यों कहेंगे ध्रुवण कोण? भी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों प्रकाश का ध्रुवित करवा रहा है, अपवर्तित प्रकाश का भी ध्रुवण और परावर्तित प्रकाश का भी ध्रुवण और अपवर्तित प्रकाश का भी ध्रुवण। बूस्टर का नियम क्या कहता है? IP प्लस R। क्यों ये 90 है तो ये पूरी रेखा में, ये 90 दिया है, ये पूरी रेखा में, तो ये दोनों भी 90 होंगे। तो बूस्टर के नियम से IP प्लस R जब 90 डिग्री हो, R इक्वल टू 90 माइनस थीटा। स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N, और I की जगह पे अपन IP रखेंगे और R की जगह पे 90 माइनस IP। ठीक है, तो 90 माइनस IP रखा, I इक्वल टू IP, I इक्वल टू IP, तो R इक्वल टू 90 माइनस IP, ये अपन ने निकाला हुआ है ऊपर, तो ये रखा। और अपन को पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस IP, तो साइन अपॉन कोस होता है 10 IP इक्वल टू N। या तो यही रख दो, ध्रुवण कोण की स्पर्शिया का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, या फिर IP यानी ध्रुवण कोण इक्वल टू tan इनवर्स अपवर्तनांक। ये क्या है? माध्यम के कणों का सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसी के साथ अपना बूस्टर का नियम कंप्लीट होता है और साथ ही ये महान बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। आप पूरे नोट्स उतारिए, वीडियो को 2 बार देखिए। अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।